Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to do the revision of international relations from August 2025 to January 2026. तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस और डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला जो भी 6 महीने का करंट अफेयर का न्यूज था वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है। तो आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन देखने वाले हैं और आज के लेक्चर में मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया है, जैसे कि आप लोगों के ही सजेशन से हमने ये चीजें इम्प्रूव की है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट में जो भी आप लोगों को फील होता है कि सर लेक्चर में ये भी चीजें ऐड होनी चाहिए तो वो हम कर लिया करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपका पीवाईसी भी ऐड किया जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको भी बनाया। तो आज के लेक्चर को पूरा देखते जाना। आज के लेक्चर को देखने के बाद ना आपको एक यूपीएससी का एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है ना कि कैसे वो सोचता है, कैसे वो क्वेश्चन फ्रेम करता है किसी पर्टिकुलर करंट अफेयर न्यूज से, वो सीखते जाओगे। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी इवेंट हुए हैं 6 महीने में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उनको हम कवर कर लेंगे, जो कि आपके अपकमिंग जो कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे सीएससी दे रहे हो, चाहे सीडीएस दे रहे हो, सीपीएफ दे रहे हो, सबके लिए ही उतना ही रेलिवेंट होने वाला है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देख लेंगे एक बार। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। राइट, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो आपका न्यूज है वो क्या है? 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। अब न्यूज क्या है आपको पता ही है कि रशिया और इंडिया के बीच में आपके एक बायलेटरल मीटिंग हुआ। ठीक है, एनुअल समिट हुआ, जो कि जिसको बोला गया कि एक ये इतिहास का एक सबसे बड़ा मीटिंग था इंडिया और रशिया के बीच में। तो आपको पता है कि इंडिया और जो रशिया है इसका जो रिलेशनशिप है आज से अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत पहले से ही अच्छा है ना। मतलब रशिया हमारा शुरू से ही पार्टनर रहा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हेल्प हो, चाहे वो आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हो। रशिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया। ठीक है, तो रशिया, इवन हम लोग आज के टाइम के जो मेजर जो डिफेंस इक्विपमेंट यूज करते हैं वो भी किसका दिया हुआ है? रशिया का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप ट्रेड हुआ। तो ये भी एक आपका हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल डायलॉग हुआ रिसेंटली लास्ट ईयर 2025 में। ठीक है, ये इसीलिए न्यूज में था। तो बहुत ज्यादा इसमें से कुछ स्कोप नहीं है पूछने का, बस ये था कि रशिया और इंडिया का 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंप्लीट हुआ, तो इसलिए इवेंट आपके कंडक्ट कराया गया था एंड इट वाज 23rd 1। तो ये चीज बस याद रखना। ठीक है, अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जो रशिया है उससे हम लोग बहुत चीजें बाय करते हैं, मतलब जो डिफेंस हमारी इक्विपमेंट होती है, डिफेंस आर्मामेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एच 400 भी हमने किससे लिया? रशिया से लिया है। ठीक है, उसके बाद आप जितनी भी देखोगे सुखोई 30 MKI हो गया, उसके बाद आपका MiG-29K हो गया। ठीक है, जो Mi-35 हेलीकॉप्टर्स हो गए, जितने भी चीजें हैं ना, जो भी एडवांस इक्विपमेंट्स है डिफेंस में, वो मोस्ट ऑफ दी चीजें हमने रशिया से ही इंपोर्ट किया हुआ है। ऊपर से हम ऑयल भी जो था रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, और यही कारण था कि यूएसए ने इंडिया पे क्या जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 50% तक लगा दिया था। क्यों? क्योंकि जो यूएसए नहीं चाहता था कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करें, क्योंकि रशिया और यूएसए के बारे में आपको पता ही है, दोनों आपके आपस में उनके आपस में अच्छी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप इस चीज से अवेयर हो गए। बाकी अब यहाँ पे आपको एक्टिव रिकॉल करना है कि जैसे जो बुरवेस्टनिक मिसाइल था, ये भी आपके न्यूज में था, तो ये पूछ लेंगे कि बुरवेस्टनिक मिसाइल किस कंट्री ने डेवलप किया, तो वो आपका रशिया है। ठीक है, वैसे ही आपका S-400 हो गया, और वैसे ही जो सुखोई 57 है, तो रशिया सुखोई 57 भी चाहता है कि इंडिया इससे बाय करे। सुखोई 57 जो है आपका, ये 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इंडिया के पास, अभी याद रखना एग्जाम में अगर पूछ लेते हैं, तो इंडिया के पास कोई भी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। तो अगर यूएसए हो गया, ये रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन सब के पास आपके 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, इंक्लूडिंग फ्रांस। लेकिन इंडिया के पास अभी जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है वो कौन सा है? वो है आपका राफेल। राफेल सुखोई 30 MKI, ये दोनों ही आपके किस जनरेशन के? 4.5 जनरेशन के। तो क्या इंडिया आपके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं नहीं इंड्यूस करना चाहता है अपने फ्लीट में? तो ऐसा नहीं है ना, इंडिया भी आपके एएमसीए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, एएमसीए प्रोजेक्ट, हालांकि ये काफी डिले हो चुका है और इंडिया खुद के भी इंजन पे काम कर रहा है, लाइक कावेरी इंजन। राइट, लेकिन ये सब अभी थोड़ी सी डिले चल रही है। लेकिन वही है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि 2030 तक हम लोग मतलब ये सब चीजें बहुत हद तक कंप्लीट कर लेंगे। समझे? बाकी रशिया चाहता है सुखोई 57 हम इससे लें। इवन जो आपकी यूएसए वो भी चाहता है कि जो उसका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो हम यूएसए से बाई करें, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखना। जैसे कोई भी न्यूज पढ़ते तो इस टाइप की जो भी रिलेटिविटी होती है आपको, जो भी कनेक्टिविटी होती है आपको कर लेना होता है। उसका देखो, इंडिया यूनेस्को एंगेजमेंट। अब इंडिया और यूनेस्को के बीच में एक एंगेजमेंट हुई। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें इंडिया दोबारा से री-इलेक्ट हुआ। ठीक है, इसीलिए ये चीज न्यूज में था। तो वन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को में 3 ऑर्गन्स है, जिसमें से एक है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसका भी रिसेंटली कौन बना है मेंबर? इंडिया बना है। ठीक है, तो इंडिया बिकम मेंबर इन ग्रुप 4। इसमें भी ग्रुपिंग की हुई है ना, तो जो ग्रुप 4 में किस कंट्रीज की ग्रुपिंग को रखा गया है? जो एशिया पैसिफिक नेशंस है, उन उन कंट्री के ग्रुप को क्या बोला जाता है? ग्रुप 4। ठीक है, तो उसका अभी वापस से मेंबर इलेक्ट हुआ इंडिया। और टोटल इसमें कितने मेंबर होते हैं? यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें आपके टोटल कितने मेंबर होते हैं? 58 मेंबर। ठीक है, और टर्म भी याद रख लेना, बहुत बार टर्म पूछ लेते हैं, तो वो है आपका 4 ईयर टर्म। ठीक है, बाकी आपके जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपके हैं पेरिस में। राइट, तो ये तो हो गया आपका न्यूज।
अब जो दूसरा न्यूज था वो था यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, ये फॉर्म हुआ था, ये सेटअप हुआ था, ठीक है। तो इस कमेटी का काम ही यही होता है कि आपकी यूनेस्को को रिकमेंड करे इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज होता है कंट्रीज का, उसको इंक्लूड कराने के लिए यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। तो जो लेटेस्ट इंडिया में इंक्लूड हुआ है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, वो किस कौन सा हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ। अब मैं ये चीज अभी बताऊंगा, ठीक है, इसी लेक्चर में आपको ये चीज भी बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए अभी आप वीडियो पॉज करना, या वीडियो मत मत भी पॉज करो, अभी तुरंत के तुरंत कमेंट में टाइप कर दो, ठीक है, टाइम स्टैंप लगा के कि सर अभी जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है इंडिया का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, वो क्या हुआ है, समझ है। तो ये आपके लिए अभी क्वेश्चन है, बाकी इसी लेक्चर में मैं आपके अभी बताने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा ना, जैसे आप इस टाइप से जब लेक्चर्स देखते हो ना, तो आपका दिमाग भी इन्वॉल्व हो रहा है, आप मेरी बातें तो सुन ही रहे हो, लेकिन आप खुद से भी अपने माइंड का एक्सरसाइज करा रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट में टाइप करो, ऐसा नहीं है कि हमें कमेंट अच्छा दिखना है दैट्स व्हाई हम आपको कमेंट में टाइप करने की बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप वीडियो देखते देखते एक पैसिव लिसनर की तरह मत देखो, आप वीडियो में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आज का वीडियो में आज के लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपको यहाँ पे न्यूज तो इतना ही था, राइट। अब हमें क्या देखना है, तो इसी में देख लो यूनेस्को आईसीएच जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी था, ये आपके कब फॉर्म हुआ था, 2003 में फॉर्म हुआ था। इसमें टोटल मेंबर कितने, 24, और इसका भी जो टर्म है 4 साल का टर्म है। बाकी इसमें कोई भी मेंबर जो है मतलब कंजिक्यूटिव टर्म के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता है, समझ आया। उसके बाद इंडिया जो है 20th सेशन ऑर्गेनाइज किया कहाँ पे, नियर रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के पास आपकी यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज गवर्नमेंट कमेटी जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी था, ठीक है, इसका जो सेशन था इंडिया ने कंडक्ट कराया नियर रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। ये चीज इससे रिलेटेड था। अब न्यूज आपका इतना ही था, ठीक है। अब आपको जो एक्टिव रिकॉलिंग वाला पार्ट करना, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन कभी भी आप न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको ये अप्रोच रखना है। तो एक्टिव रिकॉल क्या क्या करोगे, पहले आपको सोचना है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वीडियो पॉज करना, आंसर लिखना, फिर आंसर सुनना, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आपका जो है कि अभी इंडिया में टोटल कितने नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे एक होता है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक होता है आपका नेचुरल हेरिटेज साइट, ठीक है, वो भी यूनेस्को ही डेजिग्नेट करता है। उसका बाद एक होता है मिक्स हेरिटेज साइट, और उसके बाद हम देख रहे हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। तो ये अलग अलग कैटेगरी होती है आपके, ठीक है। तो इंडिया में पहले तो टोटल टोटल कितने आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसमें हम लोग तीन चीज इंक्लूड कर लेंगे, नेचुरल वाला, ठीक है, कल्चरल वाला, कल्चरल वाला, और मिक्स्ड वाला। तो ये तीनों मिला के टोटल कितने हैं, ठीक है। और इसका जो लिस्ट बनता है ये सेपरेट बनता है, क्योंकि ये इंटेंजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, समझ आए। तो इसमें ज्यादातर आपके जो कल्चरल चीजें हैं, जो लिटरेचर है, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन मिला के इंडिया में टोटल कितना है, पहले आप सोचो, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। सोच लिया, इसका आंसर क्या है, 44। अभी टोटल कितने हैं आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 44 है, ठीक है। अच्छा, अब साथ के साथ आपको जैसे अगर यूपीएससी को बहुत पीछे जाना होगा तो कितने ज्यादा जा सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सेफर साइड में रहकर कि आप 4 साल पीछे का जो भी लेटेस्ट एडिशन हुआ है, ठीक है, उसको आप याद कर लिया करो। सारा याद करना कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। जो फेमस फेमस है वो तो आपको वैसे भी पता है, राइट, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट 4 साल में ऐड हुए हैं, वो तो आपको टिक पे होना चाहिए। जैसे अभी सबसे लेटेस्ट में कौन सा हुआ था आपका, वीडियो पॉज करो फिर मैं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लिया, सोच लिया। तो पहला सबसे था आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। उससे पहले जो हमारा लास्ट ईयर हुआ था वो था मोयदान, ठीक है, जो मोरियल बाउंस था अहोम डायनेस्टी के टाइम पे। मोयदान ये कहाँ का था, आसाम का था, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आपका कौन सा एडिशन हुआ था, उससे पहले हुआ था आपका सैक्रेड एम्बलम ऑफ होयसालास, राइट। और सेम ईयर में आपके कौन सा हुआ था, शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन। तो ये दोनों आपके 2023 में हुए थे, ये आपका 2024 में हुआ था। और ये आपका जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप एमएमएल से याद कर सकते हो आप, ये आपका 2025 में इंक्लूड हुआ। तो ये लास्ट का 4 याद हो गया। उसके बाद आप देखो लेटेस्ट जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है वो कौन सा ऐड हुआ, इतना याद कर लोगे। इसका मैं आंसर अभी बताऊंगा बाद में वीडियो पे, तो अभी इसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि टोटल नेचुरल कितने और मिक्स कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 44 है, इसमें सिर्फ एक हमारे कंट्री में मिक्स्ड नेचुरल, ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो पहले सोचो फिर मैं आंसर बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं कि यूनेस्को का कौन सा इंडिया में मिक्स हेरिटेज साइट है और कहाँ पे है, ठीक है। तो वो है आपका कांचनजंगा इन सिक्किम, ठीक है, कांचनजंगा इन सिक्किम। तो ये इकलौता एक मिक्स हेरिटेज साइट है इंडिया का, बाकी 7 नेचुरल हेरिटेज है और टोटल बाकी 44 है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो रह गया वो कौन सा हो गया, आपके कल्चरल हेरिटेज साइट हो गया, समझ आए। तो ऐसे करके आपको जो 360 डिग्री कवरेज करना होता है जब आप एक न्यूज पढ़ते हो। फिर आगे आओ, तो आगे आपका आता है एसीआईटी, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया पार्टनरशिप। तो ये अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी कॉपरेशन रिलेटेड फ्रेमवर्क हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि G20 के टाइम पे
G20 के टाइम पे आपके ACIT का फॉर्मेशन हुआ। ACIT में कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नाम से पता लग गया, ए से ऑस्ट्रेलिया, सी से कनाडा और आई से इंडिया। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर एक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क साइन किया। अच्छा, किस लिए फ्रेमवर्क साइन किया? क्योंकि जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स है उसके सप्लाई चेन को और स्ट्रेंथन करना, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि जो एआई है रैपिड पेस से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स का कितना ज्यादा रोल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो आपका स्पेस सेक्टर हो, जो भी सेक्टर आप सोच सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हर जगह ही आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इन सबका बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। और ऑस्ट्रेलिया आपके बहुत सारे क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मास लेवल पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मास लेवल पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर रहा है, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी के तहत एक प्रयास है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया मिलकर G20 के टाइम पे इन तीनों ने मिलकर आपके क्या किया, ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क साइन किया टू क्लीन टू प्रमोट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इस पे जो बोलते हैं ना डोमिनेंस किसका, चाइना का है। ठीक है, चाइना का है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का मामला ले लो तो 60% से ज्यादा आपका चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कितना भी डेवलप कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर कितना भी एआई डेवलपमेंट कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो रॉ मटेरियल है उसके लिए हमें डिपेंडेंट चाइना पे ही रहना पड़ेगा। इसलिए अब इंडिया क्या कर रहा है कि अपने अल्टरनेटिव तैयार कर रहा है। ठीक है, ताकि कल को चाइना पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी ना आ जाए कि चाइना हमें एक्सप्लॉइट कर दे। तो इंडिया कहाँ कहाँ ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो अफ्रीकन नेशन में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास जा रहा है, साउथ अमेरिकन नेशन में जा रहा है। ठीक है, इंडिया ने काबिल प्रोग्राम चलाया है, खनिज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसमें इंडिया क्या करता है कि अपना मतलब फॉरेन टेरिटरी में, ओवरसीज टेरिटरी में आके क्या करता है, माइनिंग करता है। राइट, तो इंडिया के जो मेजर प्राइवेट प्लेयर्स है वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी जो लिंकेजेस है ना आपको पता होनी चाहिए, सारी कनेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए, तो ये चीज याद रहेगा। अच्छा, G20 जैसे ही आया तो ये यहाँ पे हालांकि G20 रेलिवेंट नहीं है, लेकिन G20 जैसे ही मैंने देखा तो तुरंत वैल्यू याद कर लो, क्योंकि अगर पूछना होगा तो 2025 का पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर 2026 का पूछ लेंगे। तो 2025 का वेन्यू कहाँ था आपका, 2025 का वेन्यू पहले सोचो। ठीक है, कमेंट में टाइप करो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। वीडियो पॉज कर लिया, सोच लिया। ठीक है, तो जो G20 का वेन्यू 2025 में कहाँ पे था, ये था आपका जॉन्सबर्ग में। जॉन्सबर्ग कहाँ पे आपके, ये आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और 2026 का वेन्यू कहाँ है, ये आपके यूएसए में। तो ये दो चीज याद रखना, आपका काम हो जाएगा। राइट, अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि ठीक है सर आप ऐसे न्यूज को पढ़ा दे रहे हो, लेकिन बहुत बार हमें समझ नहीं आता कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो मैं अब आपको यूपीएससी का माइंडसेट दिखाना चाहता हूं। अगर यूपीएससी इस टॉपिक से फ्रेम करेगा क्वेश्चन, तो किस टाइप से फ्रेम कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यही क्वेश्चन आपके उठ के आ जाएगा, लेकिन अगर पूछना होगा ना, तो अगर मान के चलो उसको इस न्यूज से क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन आज आपके इंक्लूड किया है। अगर इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से अगर उसको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस मॉडल पे, इस डायमेंशन पे मैं थोड़ा सा इसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो इस डायमेंशन में वो सोचेगा अगर यूपीएससी को क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो। राइट, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसी टाइप से यूपीएससी फ्रेम करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम करके लाया। अगर इसी टाइप से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो देखो इस टाइप से सेम क्वेश्चन हम लोग पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वाज ऑफिशियली लॉन्च ड्यूरिंग द G20 समिट हेल्ड इन जॉन्सबर्ग इन 2025। अभी मैंने बताया कि G20 साइडलाइंस में ये आपके अनाउंसमेंट हुआ। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, करेक्ट हो गया। दूसरा देखो, The partnership primarily focus on maritime security and joint naval exercises in the Indo-Pacific। अब देखो, अगर आपने ACITI नहीं पढ़ा है तो भले कंट्री का नाम आपने याद कर लिया गेस करके कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी देखा क्या, नहीं। यहाँ पे हमने क्लीन एनर्जी देखा, यहाँ पे हमने सप्लाई चेन देखा। ठीक है, यहाँ पे हमने एआई देखा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी देखा नहीं। तो टू क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। टू रॉन्ग होते ही आपका डी और बी ऑप्शन कट गया। अब थर्ड देखो, ऑल थ्री मेंबर नेशन आर पार्ट ऑफ फाइव आईज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस। तो बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा, और बहुत लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे फाइव आईज का मेंशन कहाँ से हो गया। तो देखो भैया, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है और जो कनाडा है ना, ये दोनों ही आपके फाइव आईज ग्रुप के मेंबर हैं। फाइव आइज ग्रुप क्या है आपका, बेसिकली ये आपका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसमें पांच जो मेजर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज आपके इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर मान चलो इनको स्पियोनाज करना होता है, सर्विलांस करना होता है, या फिर किसी भी बोलते हैं ना टेररिस्ट नेटवर्क को बस्ट करना होता है, तो ये लोग फाइव आई अलायंस का हेल्प लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ आपका एक ग्लोबल कॉपरेशन है इन पांच कंट्रीज के बीच में। तो फाइव अलायंस जो है इसके पार्ट कौन कौन से हैं, तो आपका यूएसए है, ठीक है, यूके है, कनाडा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। तो ये जो पांच डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये इसके पार्ट है। तो क्यों ये स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया, यूपीएससी भी तो यही करेगा ना, एग्जैक्टली थोड़ी ना जरूर उसमें से पूछेगा। तो क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी आपके फाइव आइज का पार्ट है। तो आप सोचोगे कि अरे कनाडा इंडिया, ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भी होगा। ठीक है, तो आप सही मार के आ जाओगे। तो देखो कैसे यूपीएससी सोचता आपके। तो थर्ड आपका क्या हो गया, गलत हो गया। समझ है।
अब इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ना हर एक मंथ का न्यूज, तो आपको ब्रह्म, हमारी ये सारी फीचर्स ब्रह्मास्त्र प्लस में हमने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र प्लस आप जाके अगर लेते हो, हालांकि ये पूरा आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो, ये करना चाहते हो, तो मैगजीन तो आपको मिल ही रहा है ब्रह्मास्त्र में, ठीक है। इवन आप अगर मान चलो उसको थोड़ा सा अपग्रेड करा के ब्रह्मास्त्र प्लस में चले जाओगे, तो हर मंथ से हम आपको इसी टाइप से 100 क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहे हैं, जो कि पूरे यूपीएससी स्टैंडर्ड पर बनाया गया है। और उसको मैंने रेसर ने मिलकर, मतलब हम लोगों ने बैठ के खुद से एक एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ब्रह्मास्त्र प्लस का आप ले लीजिए। अगर आपने ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी ले रखा है तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा ही अमाउंट पे करना होगा, आप उसका जितना रिमेनिंग अमाउंट है उतना पे करके आप अपना अपग्रेड करा सकते हो। और जिन लोगों ने नहीं लिया तो वो डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र प्लस ही लेना, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी आपका चॉइस है, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये आपका पूरा डिस्कशन है कि आप किस चीज को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है। और कुछ भी करो यार फॉलो, हमारा हमारे लिए जो मैटर करता है वो है आपका सिलेक्शन, समझ है। तो चलो, ये हो गया, आपको आइडिया लग गया कि अगर यूपीएससी को क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो कैसे करेगा। हालांकि मैं अब ये हर टॉपिक के लिए आपको क्वेश्चन नहीं बना के दे सकता था, यहाँ पे भी लिमिटेशन है, टाइम कॉन्स्टेंट है। दैट्स वाई मैंने बस एक सैंपल के लिए आपको यहाँ पे दे दिया। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ब्रह्मास्त्र प्लस में हमने दिया हुआ है, हर मंथ का 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ का बन गया है, कुछ का आपका बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम से 2-3 महीने पहले तक हम सारा खत्म कर देंगे। उसका देखो, वाइको वाइको आपके न्यूज में था, वर्ल्ड एआई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड एआई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो जो आपका एपेक समिट हुआ था, एपेक क्या है आपका, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसमें चाइना ने प्रपोज किया वर्ल्ड एआई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ठीक है। तो इसमें चाइना आप एक अपर हैंड लेना चाह रहा है, क्योंकि चाइना वैसे भी आपके मान के चलो एआई फील्ड, एआई रेस में आपके काफी आगे है, ठीक है। आपने डीप सीक एआई के बारे में सुना ही होगा। इसी तरीके से बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जो एआई में, उसमें चाइना का अपर हैंड है। तो चाइना ने एक प्रपोजल रखा, जो भी आपके एपेक के मेंबर है, इसमें हालांकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। तो चाइना ने प्रपोजल रखा कि हमें एक वर्ल्ड एआई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ठीक है, जिसका फोकस क्या होगा, जो ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड्स है और गवर्नेंस नॉर्म्स है उसको फॉलो करके एआई का डेवलपमेंट करना। हर एक कंट्री एक दूसरे को हेल्प करेगी एआई रेस में, मतलब क्या होते हैं, कंधे से कंधे मिला के चलने में, समझ आया। इसका जो नॉर्मेटिव पिलर था वो क्या था, ह्यूमन सेंट्रिक एआई, डेटा सॉवरेनिटी एंड एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी। तो जो भी एआई डेवलपमेंट होगा उसमें जो डेटा होगा, ठीक है, डेटा सॉवरेनिटी को मेंटेन किया जाएगा, जो एल्गोरिदम यूज किया जाएगा किसी भी एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब काइंड ऑफ एक टेक्नोलॉजी शेयर की बात कर सकते हो। हालांकि चाइना पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है ये किसी को नहीं पता है, राइट। लेकिन प्रपोज चाइना नहीं किया, ये चीज याद रखना। उसके बाद अनाउंसमेंट क्या था, 2025 वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस इन संघाई, तो यहीं पे आपके अनाउंसमेंट हुआ। बाकी इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट और कहाँ पे किया गया, जो आपका वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस हुआ 2025 में, कहाँ पे, संघाई। तो न्यूज में अगर पूछेंगे वाइको जो है, ठीक है, वाइको को किसने प्रपोज किया, वो चाइना ने प्रपोज किया। तो कहाँ पे प्रपोज किया, किस प्लेटफॉर्म पे, तो वो था एपेक। अगर पूछना हो तो यहाँ से पूछेंगे। बाकी और भी थोड़ा यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकता है, लेकिन उसके लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ब्रह्मास्त्र प्लस ले जा सकते हो। अब देखते हैं आगे। अब देखो, अब यहाँ पे आया आपके न्यूज में, थोड़ा सा हम लोग मैपिंग देख लेंगे, क्योंकि ये आपके न्यूज में था, और इंटरनेशनल रिलेशन में जो मैपिंग वाला पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके अफार रीजन ना बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, क्या यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नहीं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, दूसरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे। अल बशीर रीजन जो हो गया आपका, हमारा हो गया, ये सब जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अफार रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ना मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है। क्यों, क्योंकि जो अफार रीजन का लोकेशन है ना, ये बहुत यूनिक है। क्या यूनिक है इसमें, यहाँ पे बेसिकली जो आपके 3 टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये 3 टेक्टोनिक प्लेट्स आपके कन्वर्ट करते हैं, समझ रहा है, समझ आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये ट्राई जंक्शन है, कौन से 3 टेक्टोनिक प्लेट का, जो आपका रेड सी रिफ्ट है, गल्फ ऑफ एडन रिफ्ट है, और ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट है। ये जो 3 रिफ्ट है, इसका आपका एक कंजंक्शन पॉइंट है जहां पे ये तीनों मिलते हैं, ठीक है, और रिफ्ट वैली फॉर्मेशन करते हैं, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अच्छा, अब यहाँ पे तुरंत आपको स्टैटिक क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्या है, अच्छा रिफ्ट वैली कैसे क्रिएट होता है। तो आप फिजिकल ज्योग्राफी में आपने प्लेट प्लेट इंटरेक्शन पढ़ा होगा, तो प्लेट इंटरेक्शन में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट प्लेट इंटरेक्शन, इसमें भी आपके आप कन्वर्जेंस पढ़ते हो और डाइवर्जेंस पढ़ते हो। वैसे ही आपका कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ते हो, वैसे आपका ओशियनिक ओशियनिक प्लेट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ते हो। तो आप बताओ इन तीनों में से कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि किस केस में आपके रिफ्ट वैली फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये फोल्डिंग की वजह से फॉर्म होता है या फॉल्टिंग की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। तो चलो मैं बता ही देता हूं आपको, जो आपका रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है वो फॉल्टिंग की वजह से होता है और डाइवर्जेंस की वजह से होता है। जब दो प्लेट आपके डाइवर्ज करते हैं, ठीक है, तो जो आपका बीच वाला सेंट्रल मास होता है, ये आपके क्या होता है, सबसाइड कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेबन बोलते हैं। और जो इसके एडजेसेंट मास होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं। अब कोई अगर मेरे को ये बोलेगा कि सर ये सब एक्सप्लेन कर दो, तो ये ज्योग्राफी की आपकी क्लास नहीं है, ये सब स्टैटिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बस आपको स्टैटिक ये माइंड में अज्यूम करके चल रहा हूँ कि स्टैटिक आपको पता है, दैट्स वाई इतना एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, अदरवाइज ये इस टॉपिक का नीड भी नहीं है।
समझ आया? तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हमेशा याद रखना डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट बाउंड्रीज की वजह से होता है, और जो प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है उसको हम फॉल्टिंग बोलते हैं, राइट? इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलता है? जो आपका नर्मदा रिफ्ट वैली है, ठीक है, तापी रिफ्ट वैली है, ये सब आपके क्या है? आपके रिफ्ट वैली का अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया के। क्लियर हो इतना? तो रिफ्ट वैली वैसे ही आपके अफ्रीकन रीजन में, सॉरी, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, और इसमें जो सबसे पॉपुलर लोकेशन है अफार रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल जंक्शन फॉर्म होता है, तीन रिफ्ट का कोलिजन होता है, जैसे रेड सी रिफ्ट हो गया, गल्फ ऑफ एडन रिफ्ट हो गया, और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट हो गया। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो अफार रीजन जब भी पूछेगा तो इसका लोकेशन जो है नॉर्थ ईस्ट इथियोपिया में है, ठीक है, जो कि आपके रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के पास है। ये चीज याद हुआ? उसके बाद क्योंकि ये आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी वाला रीजन है, तो यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा। तो कौन सा वोल्केनो इरप्शन हुआ है? ये भी मैंने आपको ब्रह्मास्त्र में पढ़ा रखा है, हाईली गोबी, ठीक है। तो अगर पूछ लेंगे हाईली गोबी वोल्केनो कहाँ पे इरप्शन हुआ इसका, तो इथियोपिया। किस रीजन में? अफार रीजन में। रिलेट हो रहा है? ठीक है, बाकी अभी रिलेट कराने बैठो तो 1 घंटा सिर्फ इसी पे डिस्कशन हो जाएगा कि वोल्केनो का क्या टाइप है क्या नहीं है, इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे आपको और क्या क्या एक्टिव रिकॉल करना है, इसके आसपास वाले रीजन जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ अफार रीजन दिया, लेकिन आपका काम ये नहीं है कि सिर्फ अफार पढ़ के बैठ जाओगे, नहीं, अफार रीजन आपने पढ़ लिया तो साथ के साथ मुझे अम्हारा रीजन भी पढ़ना है। अम्हारा रीजन आपके कहाँ पे है? ये भी आपके इथियोपिया में, और ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, समझ आया? फिर क्योंकि आपके रेड सी यहाँ पे पास में है, तो रेड सी के बारे में तो आप पढ़ोगे ना, क्योंकि रेड सी से आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे रेड सी से क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे रेड सी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए मैं आज के लेक्चर में आपके पीवाईक्यू भी ऐड करके लाया कि आपको एक मतलब ऑथेंटिसिटी रहे, एक क्रेडिबिलिटी रहे, कि ऐसा नहीं है कि सर आए कुछ भी बोल के चले गए। मैं जो भी आपको बोलूंगा पीवाईक्यू के बेसिस पे ही बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साथ के साथ रेड सी बॉर्डर से रिलेट कर लेना कि कौन कौन सी कंट्री जो है रेड सी से बॉर्डर शेयर करती है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ब्रह्मास्त्र में ट्रिक बताया था, इसलिए क्या ट्रिक था? सिड से, ठीक है, लिख ही देता हूं मैं, सिड से करके, सॉरी, सीड से। मेरा नहीं बनाया हुआ ट्रिक है, ठीक है, पहले से ही बना हुआ है, मैंने यूज किया, आप भी यूज करो। तो सीड से क्या होता है आपका? एस से हो गया सोमालिया, ठीक है। अच्छा, मैं बोल ही देता हूँ, लिखने में टाइम जाएगा। सोमालिया हो गया, ई से क्या हो गया आपका? ई से हो गया एरिट्रिया, ठीक है। इथियोपिया नहीं शेयर करता रेड सी पे बॉर्डर। उसके बाद ई से क्या हो गया? इजिप्ट हो गया, ठीक है। डी से क्या हो गया? जिबूती हो गया। फिर एस से हो गया सऊदी अरबिया, और वाई से हो गया यमन। याद रहेगा, सीड से लिख लेना कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है। तो एस से सोमालिया, ई से एरिट्रिया, ई से इजिप्ट, डी से जिबूती, एस से सऊदी अरबिया, और वाई से यमन, ठीक है। तो ये हो गया आपके वो कंट्री जो रेड सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, और एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, इवन पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो क्यों भैया मैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बीच में क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि इथियोपिया आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। तो इसका ट्रिक क्या है सर याद करने का? तो इसका ट्रिक बता देता हूं आपको। इसका ट्रिक क्या है? सीड। अब यहाँ पे बस ये वाले सीड और इस सीड में एक ही कंट्री का डिफरेंस है, वो कौन सा है? आपका इथियोपिया। यहाँ पे इथियोपिया नहीं था आपके, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके इथियोपिया आ जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आप अफ्रीका का मैप ड्रॉ करोगे तो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका समझ आ जाएगा। जैसे देखो, आपका अफ्रीका का मैप कैसे होता है? ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी जितना जल्दी बन सके। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे है, यहाँ पे आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री हो गई? सोमालिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एरिट्रिया हो गया, फिर ई से इथियोपिया हो गया, और डी से क्या हो गया? जिबूती हो गया। क्लियर हुआ? तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्री आते हैं, इसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। वैसे आपके और भी कुछ रीजन थे जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं पिछले 1-2 सालों में, तो ये भी याद रखो। जैसे अबेई रीजन हो गया, डार्फुर रीजन हो गया। ये दोनों कहाँ पे आपके सर? ये सर आपके सूडान में है, ठीक है। सूडान आपके इथियोपिया के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। ये दोनों रीजन क्यों न्यूज में थे सर? क्योंकि यहाँ पे भी आपके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुई। तो ये सब चीजें मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, राइट। तो ये चीज याद रखना सूडान में। बाकी आगे अल फशीर जो रीजन है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से रिलेट करनी होती है। बाकी आपको पता होना चाहिए डांकिल डिप्रेशन अगर पूछ ले तो ये भी कहाँ पे आपके? ये भी आपके अफार रीजन में लोकेटेड है। तो अब क्वेश्चन क्या था आपका? सिर्फ अफार रीजन था, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैप भी लगा रखा है, ये रहा इथियोपिया, ये रहा अफार रीजन, ठीक है, ये टिग्रे रीजन रहा, राइट। और यहाँ पे आपके रेड सी है, रेड सी में यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। यहाँ पे इसके ये इमेज अधूरा है, आगे आपके क्या होगा? सुएज कनाल होगा। सुएज कनाल आपके रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। वैसे गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में आप रिलेट कर लोगे। तो जो भी आपके मैपिंग वाला पार्ट है ना, ये आपके एकदम टिप पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि आप हर एक फीचर पढ़ने बैठ जाओ। इसके लिए आपको क्या है? सबसे बेस्ट सोर्स पीवाईक्यू उठाइए, ठीक है। रे सर की अभी मैपिंग की सीरीज चल रही है, हालांकि अभी उसमें इंडियन मैपिंग ही कंप्लीट हुई है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सर इसी तरीके से कराएंगे आपको। पहले पीवाईक्यू में जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, और उससे जिस जिस डेप्थ तक यूपीएससी जा सकता है वो सारी चीजें आपको सर कवर कराने वाले हैं। तो मैपिंग के लिए तो आप लोग निश्चिंत रहना, क्योंकि आपको, मेरे को नहीं लगता है कि इससे अच्छा सोर्स आपको कहीं पे मिल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो उसको आप डिलीजेंटली फॉलो कीजिए, होलिस्टिकली फॉलो कीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो वाला मैपिंग छोड़ के मत जाना, है ना, क्योंकि आजकल मैपिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, चाहे ज्योग्राफी हो गया, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपीएससी। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड सी से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये 2024 का ही क्वेश्चन था। द रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। तो क्योंकि रेड सी वाला रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है, आपके जो रेड सी क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, पायरेसी चल रहा था, जो आपकी हूती रिबेल्स थे उनके उनके तरफ से, तो इसलिए रेड सी बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो उन्होंने देखो डायरेक्ट न्यूज नहीं पूछा, उन्होंने रेड सी के फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, पूछ लिया। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि अगर कोई न्यूज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अफार रीजन न्यूज में है, तो हमें अफार रीजन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन अफार रीजन के ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी भी देख लिया, बैंकिल डिप्रेशन देख लिया, हमने देख लिया ये ट्राई जंक्शन फॉर्म करता है, यहाँ पे 3 आपके रिफ्ट वैली प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ का फीचर जो क्या है कन्वर्जेंस है, यहाँ पे आपको हाईली गोबी जैसे वोल्केनो मिल रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं गिवन थी, लेकिन हमें पढ़ के जाना है। कैसे पता लगा हमें ये पढ़ के जाना है? पीवाईक्यू से पता लगा। क्यों? क्योंकि रेड सी उस टाइम पे न्यूज में था 2024 में बहुत ज्यादा। तो ये लोग रेड सी से क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। दूसरा स्टेटमेंट था, ये सही है ना, यहाँ पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है। तो दूसरा था स्टेटमेंट, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके डिबेटेबल था, है ना, हालांकि यूपीएससी ने इसको सही माना है, राइट, ब्रिटेनिका के वेबसाइट में इसको सही माना गया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी रिवर ना गिरता हो, लेकिन अलग बात है, ये डिस्प्यूटेड है थोड़ा, लेकिन एज पर यूपीएससी आंसर की इसका जो आंसर है सी बोथ 1 and 2। क्लियर हो? उसका देखो 36। अब ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं बॉर्डरिंग कंट्री, जैसे सी का नाम दे देंगे और बॉर्डरिंग कंट्री नाम दे देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड सी में दे दिया बॉर्डरिंग कंट्री सीरिया, तो अब पहली काट दोगे, क्योंकि अभी हम लोग देख के आए यहाँ पे सीरिया दूर दूर तक नहीं था, सीट से में कहीं था सीरिया नहीं था ना, तो यहाँ पे काट दो। तो अगर मान चलो आप फिफ्थ काटते हो, तो फिफ्थ काटते ही आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। तो देखो यार आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है क्वेश्चन सही करने की। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे आपके 50% चांसेस बन गया, आप क्वेश्चन आप सही मार के आओगे। अब इसमें से एक भी पता होगा आपको, तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे 1 1 तो दोनों में कॉमन, तो 1 के लिए हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो 4 4 दोनों में कॉमन है, मतलब मेडिटेरेनियन सी में भी हमें नहीं देखना है। अब हमें जो चेक करना है 2 और 3 में करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कैस्पियन सी है, क्या वो कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और जो ब्लैक सी जो है वो आपके क्या क्रोशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये अगर आपको इसमें से एक भी पता होगा आंसर, तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर हुआ? तो इससे क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा भी आपको फ्रिंज नॉलेज हुआ ना, तो आप 50% चांसेस से पहुंच जाते हो, फिर आप रिस्क ले सकते हो, और बहुत बार चीजें सही हो जाती हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद अब इतना कुछ बताने के बाद एक आप मेरे को बता दो, आज आसपास का ही जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अफ्रीका का हाईएस्ट पीक भी है, माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो जो है आपके किस कंट्री में लोकेटेड है अफ्रीका के? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैंप लगाना, ठीक है। डायरेक्ट कमेंट मत करना, टाइम स्टैम्प जरूर लगा देना, ताकि कोई बच्चा वैसे भी देख रहा है ना, तो उसके लिए भी एक काइंड ऑफ रेफरेंस हो जाए। अच्छा सर ने यहाँ पे सवाल पूछा था, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा के आपने आंसर दिया, तो टाइम स्टैम्प जरूर मेंशन किया करो, ठीक है। ये दूसरे जो अदर एस्पिरेंट्स उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है। तो देखो अपार रीजन इतना कुछ हमें डिस्कशन करना था। फिर देखो ऑपरेशन हॉक स्ट्राइक। अब इसको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ये रिसेंटली आपकी यूएसए ने कंडक्ट कराया स्ट्राइक, कहाँ पे? इजराइल में। किस लिए? टू डिसमेंटल आईएसआईएस इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है ये आईएसआईएस जो है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और सीरिया साइड में बहुत ज्यादा सक्रिय था, ठीक है। अच्छा, सीरिया में एक और ग्रुप है आपके कर्ड्स, जिनको बोलते हैं हम, इसलिए उस एरिया को कर्डिस्तान भी बोलते हैं, सीरिया में ही आपके कर्डिस्तान वाला एरिया है। तो वो लोग मतलब काइंड ऑफ इतना ज्यादा इस्लाम नहीं फॉलो करता है ना, मतलब काइंड ऑफ नॉन ऑर्थोडॉक्स है वो लोग। वही आईएसआईएस जो है ये लोग एकदम बोलते हैं ना ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ जो टेररिस्ट ग्रुप है। तो यूएसए ने किसका सपोर्ट किया? कर्ड्स का सपोर्ट किया, पहले डिसमेंटल करने के लिए ये आईएसआईएस को, उसके बाद खुद से ही अटैक किया। उस अटैक का नाम इन्होंने, उस ऑपरेशन का नाम इन्होंने हॉक स्ट्राइक रखा। तो ये जरूर याद रखना किसके द्वारा किया गया? यूएसए के द्वारा। कहाँ पे कराया गया? आपके सीरिया में। ये 2 चीज भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। और पर्पस तो आपको बता ही दिया मैंने, डिस्ट्रॉय आईएस इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर हो? तो बस इतना याद रखना है इस न्यूज से। फिर देखो आगे। अच्छा, अगर चाहो तो रिलेट करना, तो जैसे क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है, इजराइल हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ये सब बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है लास्ट 1 ईयर में। तो इसकी जो मैपिंग वाली पार्ट आप लोग कर लेना। जैसे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है गोलन हाइट्स कहाँ है, ठीक है, इवन मैंने आगे क्वेश्चन भी लगाया गोलन हाइट्स से रिलेटेड। तो गोलन हाइट्स क्या हो गया, कहाँ पे आपके? वो सीरिया में आपके। तो इस टाइप से जो छोटी छोटी चीजें है ना, जो बॉर्डर है, रफा बॉर्डर हो गया, ठीक है, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर हो गया, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, अभी लेटेस्ट सीजीएस में ही आपसे पूछा था। इस टाइप से मैपिंग वाला पार्ट आप लोग क्या करना है, अपने एंड से कर लें। अब हम लोग आर्म्स कंट्रोल एंड न्यूक्लियर ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। अब इस न्यूज में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूपीएससी आपके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और आपको कैसे जब टॉपिक पढ़ते हो तो किस एक्सटेंट तक कवरेज करना है। तो सबसे पहला जो आईएनएफ ट्रीटी है, इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि ये जो आईएनएफ ट्रीटी साइन हुई है, सबसे पहले आपको देखना है कि किन 2 कंट्रीज के बीच में ट्रीटी साइन हुई है, किस पर्पज से हुई है, ठीक है।
और जो भी कुछ एक दो स्पेसिफिक डिटेल्स हो, तो उससे ज्यादा इसके डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। तो आईएनएफ ट्रीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। मतलब ये जो ट्रीटी है ना, ये आपके यूएसए और रशिया के बीच में साइन हुई थी। किस चीज को? जो आर्म कंट्रोल है, ठीक है, मतलब जो इनका न्यूक्लियर वेपन्स है उस पर कर्व करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों कंट्री ने मिलकर ट्रीटी साइन किया था, ताकि दोनों ही अपने जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर जो उनके इक्विपमेंट्स है उसका प्रोलिफरेशन ना करें, उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो इट वाज साइन ड्यूरिंग 1987 बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट। फोर्स में कब से आया ये? 1988 से। अब इसका स्कोप क्या था? जो भी ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उन सबको कंट्रोल करना, राइट। इसमें रेंज बैंड क्या है? मतलब किन किन कैटेगरी के जो किस रेंज के मिसाइल्स को इसमें इंक्लूड किया गया था? तो नाम से पता लग रहा है इंटरमीडिएट रेंज। तो इंटरमीडिएट रेंज में 500 से लेके आपके 5000 किलोमीटर तक जो भी मिसाइल्स आती हैं उन सब पे, राइट। एलिमिनेशन डेडलाइन क्या था? मतलब कब तक आपको इन सबको एलिमिनेट कर देना है? 1991 तक। रिसेंटली क्यों न्यूज में ये? बिकॉज जो रशिया है इसने फॉर्मली विड्रॉ कर लिया, क्योंकि पता ही है कि अभी आज के टाइम पे रशिया यूएसए का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा है, शुरू से ही नहीं रहा है, लेकिन बीच में कुछ जैसे इन सब ट्रीटीज की वजह से बीच में थोड़ी इंप्रूव हुई थी, लेकिन अभी फिर से क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद से तो पूरा ही बोलते हैं ना, यूएसए और रशिया एकदम कट आउट हो गया, राइट। तो इसीलिए अब रशिया ने क्या किया? इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया। मतलब अब रशिया इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करेगा, जिसका मतलब क्या है कि रशिया आपके इंटरमीडिएट रेंज का न्यूक्लियर फोर्स और बोलते हैं ना कि मास लेवल पे डेवलप करने वाला है। देन इरोजन ऑफ आर्म्स कंट्रोल। क्लियर हुआ? तो ये न्यूज से आपको ज्यादा इतना ही देखना था। अगर पूछना होगा तो इसी में से घुमा के आपको पूछ देंगे। अब जो आता है आपका 80 ईयर्स ऑफ हिरोशिमा। अब ये न्यूज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि न्यूज आपके पास थोड़ा ही सा है कि जो आपका हिरोशिमा में यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम पे जो आपके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो सिटीज था वहां पे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर अटैक किया था, और ये आपके इतिहास में होने वाला पहला घटना था जब किसी कंट्री पे न्यूक्लियर बम मारा गया है, ठीक है। उसका आज तक रिपरकशन देखने को मिलता है जापान में। तो क्योंकि इसका 80 साल हो गया है तो इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। अब यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना तो डायरेक्ट इससे नहीं पूछेगा, ठीक है। हिरोशिमा से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं, जो भी मैपिंग के क्वेश्चन है जापान आइलैंड से, उससे रिलेटेड पूछेगा। तो आपको पता होगा कि रे सर ने अभी रिसेंटली आपके जो पीपीपी वाला शॉट है उसमें आपको ये कवर कराया था, जापान का मेन आइलैंड। मैं बता रहा हूं, जाके देख लेना वीडियो, ये आपको थंबनेल से दिख जाएगा, ये वाला थंबनेल जहां पे भी होगा, ये वाली वीडियो देख लेना। 3 मिनट का है, लेकिन ये 3 मिनट ना आपके 2 मार्क्स सिक्योर करा देंगे, क्योंकि आपके आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि 80 साल हो गया हिरोशिमा का, और यहां से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपकी यूपीएससी पूछा हुआ है। तो कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है? जैसे जापान में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, उनका पहले ऑर्डर पूछ लेगा, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना। अभी तक ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है नॉर्थ से साउथ अरेंज करना। फिर पूछ लेता है कि इन तीनों में जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है, उसका जो जापान के मेन सिटीज है वो किस आइलैंड में लोकेटेड है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और इस वाले शॉर्ट में सर ने सारी चीजें वो डिस्कस की हैं। तो एक बार क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे सीएपीएफ में ही आपके 2019 में क्वेश्चन पूछा था, तो आपको इसका रेलेवेंस समझ आ रहा होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आर्कीपेलागो, ठीक है। तो इसमें से बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? होन्शु है, होकाकाइडो है, शिकोकू है, या क्यूशु है। तो ये चार आपके जापान के ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? वो है आपका होन्शु, ठीक है। तो ये सर ने आपको डिस्कस भी किया होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है होकाकाइडो सबसे नॉर्थ में, फिर आता है होन्शु जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, उसके बाद आता है शिकोकू। शिकोकू इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है, तो लार्जेस्ट पता है तो स्मॉलेस्ट भी पता होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट में जो सबसे सदर्न एंड पे आता है वो आता है क्यूशु। इवन आपके 2025 में क्वेश्चन पूछा था सीएपीएफ में, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपके ये सीएपीएफ 2025 में पूछा गया था कि जो सिटीज है हिरोशिमा और नागासाकी आर सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। तो आप देख रहे हो कि कैसे यूपीएससी फ्रेम करता है, क्योंकि हिरोशिमा का 80 साल हुआ कंप्लीट 2025 में, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, और इसलिए यूपीएससी ने डायरेक्ट इससे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। तो हो सकता है फिर से, क्योंकि ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया, एक दो बार नहीं पूछा गया, मल्टीपल टाइम आपको रिपीट किया गया सेम आपके इससे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि करंट अफेयर आपके रैंडम पूछता है यूपीएससी, कुछ ना कुछ आपके रेलेवेंस रहता है, उसका बैकग्राउंड रहता ही है। लेकिन यूपीएससी डायरेक्ट आपके करंट अफेयर ना पूछ के उसका स्टैटिक से सवाल पूछ लेता है। तो आई होप आप लोग को अब थोड़ी क्लैरिटी मिल रही होगी। तो इसमें जो हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज है ये किन दो आइलैंड पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैपिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे जो होन्शु है ये सबसे बड़ा आइलैंड है। तो जो मेजर जापान के सिटीज है इंक्लूडिंग जापान का कैपिटल, ये सारे आपके होन्शु में ही लोकेटेड है। एक सिटी को छोड़ के, एक जो नागासाकी है वो आपके क्योशो में लोकेटेड है। तो नागासाकी हो गया क्योशो में, बाकी जितने भी मेजर सिटीज हैं लाइक टोक्यो हो गया जापान का जो कैपिटल है, हिरोशिमा हो गया, ओसाका हो गया, क्योटो हो गया जहां पे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, याद होगा आपको, है ना। तो ये सारे आपके कहां पे लोकेटेड है? होन्शु में लोकेटेड है। बाकी मैं रिकमेंड कर रहा हूं जाके ये वाली वीडियो देख लेना, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है सर ने डिस्कस किए, जिस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है सर ने डिस्कस किया, तो जाके ये वाली रील देख लेना, आपके लिए 2 मार्क्स फिक्स कर लेना अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिरोशिमा आपके कहां पे अभी हमने देखा? ये देखा हमने होन्शु में। और जो आपका नागासाकी है ये कहां पे अभी हमने देखा? ये देखा क्योशो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आपके यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, और जब भी आपको करंट अफेयर की कवरेज करनी है इसी तरीके से करनी है। क्लियर हुआ? फिर देखो आगे,
बॉर्डर एंड सिक्योरिटी इशू, तो बॉर्डर एंड सिक्योरिटी इशू में आपको पता है एलएसी तो आपके पिछले 5 सालों से न्यूज में है ना। इंडिया और चाइना का स्कर्मिशेस होता ही रहता है, जो हमारे बॉर्डर फोर्सेस हैं और जो हमारी इंडियन आर्मी है और जो पीपल रिपब्लिकन आर्मी है चाइनीज वाली, ठीक है, इनके बीच में स्कर्मिशेस होते रहता है एलएसी के अराउंड। क्यों ऐसा स्कर्मिशेस होता है? क्योंकि ये आपका एक प्रॉपर डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके दो तीन बाउंड्रीज है जहां पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस चीज को लेके? जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका जॉनसन लाइन है, इसको इंडिया क्लेम करता है बिकॉज जो जॉनसन लाइन है वो अक्साई चीन वाला जो रीजन है, ठीक है, वो इंडिया में इंक्लूड करता है। दैट्स व्हाई इंडिया मानता है जॉनसन लाइन को बाउंड्री, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो मैकडोनल्ड लाइन है, ये आपके जो अक्साई चीन वाला रीजन है, ये चाइना के टेरिटरी में इंक्लूड करता है, तो इसलिए चाइना क्लेम करता है, मैकडोनल्ड लाइन जो है ये है एलएसी। तो यहीं पे कंफ्यूजन रहती है, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो जॉनसन लाइन आपके ड्रॉ किया गया था 1865 में, जिसको इंडिया क्लेम करता है, और मैकडोनल्ड लाइन आपके ड्रॉ किया गया था 1893 में, जिसको चाइना क्लेम करता है। हालांकि अक्साई चीन इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। पहले पीओके वाले रीजन में था, लेकिन बाद में पीओके ने उसको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। सक्शगाम वैली वाला एरिया, अक्साई चीन वाला एरिया, ये किसको आपके हैंड ओवर कर दिया? पीओके ने चाइना को, अपने बोलते हैं ना बड़े भैया को हैंड ओवर कर दिया। तो ये सब आपको आइडिया होगा। बाकी पूछ लेंगे मैकमोहन लाइन। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट कहां बनता है? मैकडोनल्ड और मैकमोहन, बच्चे बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैकमोहन लाइन भी इंडिया और चाइना के बीच का ही बॉर्डर है, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक, जो तिब्बत है और इंडिया के बीच में बॉर्डर है ना, तिब्बत तो आपके ऑटोनोमस रीजन है। तो मैकमोहन लाइन आपके नॉर्थ ईस्टर्न में, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये वाला जो बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, तो उसको हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज मत करना, ये दोनों बॉर्डर जो है ये आपके इंडिया के वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर, और ये आपका जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, समझ आए? मैकमोहन, सॉरी, ठीक है। उसका देखो नाटो एनर्जी सिक्योरिटी। अब नाटो में भी आपके न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो पोलैंड है, इसने अपने जो नाटो फ्यूल पाइपलाइन है, जो कि नाटो का ही एक प्रोग्राम था, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर लिया। और कहीं ना कहीं देखो यार, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर भी हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं नाटो उसका पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि जो नाटो का फॉर्मेशन ही हुआ था ना, वो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए हुआ था। अब यूएसएसआर बाद में, मतलब जो आपका सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, ये बाद में क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेट हो गया। रशिया आपका एक अलग नेशन बन गया, ये यूक्रेन आपके अलग नेशन बन गया, पोलैंड अलग बन गया। नहीं तो ये पहले सारे यूएसएसआर के ही पार्ट थे। तो अब क्यों रशिया इसको अपोज करता है नाटो को? क्योंकि रशिया का मानना है यार कि नाटो के थ्रू ना जो यूएसए अपने पावर को बढ़ा रहा है, और जो कंट्रीज कभी पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, उनको भी इस नाटो का पार्ट बना के कहीं ना कहीं रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो रशिया के जो नेशनल बोलते हैं ना, नेशनल इंटीग्रिटी है, जो सॉवरेनिटी ऑफ नेशन है, उस पर थ्रेट है। दैट्स वाई रशिया हमेशा अपोज करता है। जैसे ही रशिया को लगता है कि उसकी जो बॉर्डरिंग नेशन है, ठीक है, वो आपके नाटो को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो रशिया हमेशा एक बोलते हैं ना कि इंटिमिडेटिंग अप्रोच अपनाता है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो करता है। तो नाटो एक बहुत बड़ा कारण था रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में। बाकी और भी मल्टीपल कारण थे, जैसे वार्म पोर्ट हो गया, ये सब हो गया। तो अभी हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है, अभी हमें नाटो के अराउंड सोचना है। अब जैसे न्यूज में तो आपको इतना ही था, नाटो एनर्जी सिक्योरिटी डायरेक्ट पूछ लेंगे कौन सी कंट्री ने नाटो फ्यूल पाइपलाइन को लेटेस्ट ज्वाइन किया, तो वो है आपका पोलैंड, ठीक है। और पोलैंड आपके नाटो का भी पार्ट है, ये भी चीज याद रखना। स्ट्रेटेजिक एम इसका क्या है? जो मिलिट्री लॉजिस्टिक है, इसका रेजिलियंस बढ़ाना। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? ईस्टर्न यूरोपियन टेंशन। तो क्योंकि अभी ईस्टर्न यूरोपियन टेंशन चल ही रहा है, आपको पता ही, ऑल अक्रॉस दी यूरोप भी आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। दैट्स वाई ये चीज न्यूज में थी। अच्छा, अब जैसे ऐसा नहीं है कि न्यूज में बस इतना पढ़ के आपको छोड़ देना है, थोड़ा सा स्टैटिक आपको रिलेट करना है। तो जैसे आपको एक्टिव रिकॉलिंग वाला जो मैं पार्ट बोलता हूं, तो आपको क्या करना होता है? जैसे आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पे देख लेना है, क्योंकि नाटो से क्वेश्चन पूछते हैं। तो नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था? सबसे पहले उसका ईयर याद रख लेना है ना। आप बोलोगे सर कितना ही ईयर याद रखेंगे? यार एग्जाम में पूछता है, याद करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1949 में हुआ था, ये चीज याद रखना। क्यों हुआ था मैंने आपको रीजन बता दिया। फिर इसमें मेंबर कितने हैं? टोटल 32 मेंबर है, राइट। जो 32 मतलब जो लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ था, कब हुआ था आपका? वो हुआ था आपका 2024 में, जिसका नाम क्या था? स्वीडन। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और इवन पूछा हुआ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा किस पेपर में, बट पूछा हुआ है कि लेटेस्ट मेंबर ऐड कौन हुआ था। इवन हाँ, सॉरी सॉरी, ये जो सीजीएस हुआ ना अभी आपके, यूपीएससी सीजीएस का भी पेपर हुआ रिसेंटली 2026 वाला, इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि लेटेस्ट आपके जो नाटो में मेंबर कौन ज्वाइन किया। तो लोगों को लगता है 2025 में भी कोई किसी ने ज्वाइन किया होगा, इसलिए न्यूज में पूछ रहा नहीं, 2 साल पीछे का न्यूज करंट अफेयर आपके पूछ लिया। तो मैं आपका करंट अफेयर का भी एनालिसिस लाने वाला हूँ सीजीएस में। बाकी आप लोग कमेंट में ही टाइप करके बताना, और भी अगर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए पेपर का करंट अफेयर एनालिसिस लाना है, ठीक है, कि कहां से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, आपको क्या सोर्सेस फॉलो करना है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर टाइप करके बताइएगा, उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो ला देंगे, ठीक है। तो ये चीज दोनों याद रखना, जो लेटेस्ट 2 ऐड हुए थे, 2023 में आपके फिनलैंड ऐड हुआ था, और 2024 में आपके ये क्या बोलते हैं, स्वीडन ऐड हुआ था, राइट। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 5 करके। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है नाटो का, कि जो भी नाटो मेंबर्स है, इनमें कोई भी अगर दूसरा कंट्री जो कि नाटो का मेंबर नहीं है वो अटैक करता है, ठीक है, तो ये सारी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं इन सब पे ही अटैक माना जाएगा, और ये सारे मेंबर्स उस कंट्री के खिलाफ एक्शन लेंगे, समझ आया। हालांकि ये बहुत ज्यादा सच नहीं हुआ यूक्रेन में। तो यूक्रेन को, अच्छा आप ये सोचो, यूक्रेन की मतलब क्या ही
समझ रहे हो मिलिट्री पावर में क्या ही वैल्यू है रशिया के सामने। लेकिन आप सोचो कि 2-3 साल से यूक्रेन कैसे रेजिस्ट कर पा रहा है रशिया का, तो कहीं ना कहीं उसको नाटो का बैकिंग है ना, कहीं ना कहीं इसको आर्म सप्लाई किए जा रहे हैं यूएसए द्वारा और जो नाटो मेंबर्स द्वारा है। हालांकि इन लोग डायरेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट है, तभी तो यूक्रेन खड़ा है रशिया के सामने। अदरवाइज रशिया जब चाहे तब खत्म कर सकता था यूक्रेन को। क्लियर हो इतना? तो आर्टिकल 5 का वायलेशन मतलब कि नाटो मेंबर्स पे अटैक, और उसके बाद जो भी कंट्री अटैक कर रहा है उन सब पे ये मिलकर अटैक करेंगे। ये आर्टिकल 5 में प्रोविजन है। तो एक दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है नाटो के, वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी हेडक्वार्टर कहां है ये आपको पता होनी चाहिए, तो ये है आपके ब्रशर में। क्लियर हुआ? तो ऐसे नई न्यूज को आपको कवरेज करना है। फिर देखते हैं आगे। इंटरनेशनल इवेंट्स एंड इनिशिएटिव में ब्रिज समिट हुआ आपका। बहुत डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बस वेन्यू देख लो। वेन्यू कहां पे था आपका? अबू धाबी में, ठीक है। और एम इसका क्या था? ग्लोबल कोलैबोरेशन इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। इतना भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ आया ना? एग्जाम में पूछ लेंगे ब्रिज समिट का वेन्यू, तो अबू धाबी याद रखना। फिर देखो किम्बर्ली प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था और इस बार बहुत हाई चांसेस है इसके एग्जाम में आने के, ठीक है। किम्बर्ली प्रोसेस है क्या बेसिकली? तो जो भी आपके ये ब्लड डायमंड होते हैं ना, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्टिंग डायमंड्स होते हैं उनको प्रोहिबिट कराने के लिए ये आपके किम्बर्ली प्रोसेस बनाया गया। अब इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2003 में हुआ था। अब आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये ब्लड डायमंड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड क्या है, क्या हम डायमंड से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं? ऐसा नहीं है। देखो कुछ डायमंड्स होते हैं ना जिसका यूज जो रेवल ग्रुप्स होते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो यूज करती है उस डायमंड्स का। किस चीज के लिए? फंडिंग के लिए। क्योंकि आपको पता है कि डायमंड का मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस डायमंड को वो बेच के जो पैसा फंड इकट्ठा करते हैं, उससे वो लोग अपने रिबेलियस एक्टिविटी को, टेररिस्ट जो बोलते हैं ना, टेररिस्ट जो विजन है उसको सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई इस प्रोसेस को, और ये अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो सब पैसा कहां से आ रहा है? ये डायमंड के तस्करी से। समझ आया? तो इस चीज को प्रोहिबिट करने के लिए जो ग्लोबल लेवल पे आपके कोलैबोरेशन हुई, जिसको हम लोग किम्बर्ली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि रिसेंटली इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है। समझ आया? तो एग्जाम में पूछ लेंगे। सो इंडिया कब से चेयर करने वाला है? जनवरी 1 2026 से इंडिया, मतलब इंडिया को चेयरमैनशिप मिल गई है किम्बर्ली प्रोसेस का। समझ आया? बाकी ये ट्राइपटाइट आपके फ्रेमवर्क है। ट्राइपटाइट मतलब इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी इन्वॉल्व है, सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी, इन तीनों ने मिलकर आपके एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसको हम लोग किम्बर्ली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड। तो ब्लड डायमंड भी आ जाए या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड भी आ जाए, बात सेम है। ब्लड डायमंड इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो मकसद होता है इस इन सारे डायमंड का, वो जो अराजकता है, जो आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। क्लियर हुआ? उसका देखो आगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, जैसे कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, इससे भी एग्जाम में पूछा हुआ है आपके सिविल सर्विसेज में, राइट। तो ये फिर से न्यूज में था, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1963 में। किन दो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको सेटअप किया था? तो ये भी चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ, राइट। अब इसका पर्पस क्या होता है कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन का? कि जो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना, और ये इंश्योर करना कि जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो आप सैनिटरी और फोटो सैनिटरी मेजर्स पे खड़े उतर रहे हैं कि नहीं। और ये जो सैनिटरी और फोटो सैनिटरी मेजर से, ये किसका है? डब्ल्यूटीओ का एक क्या बोलते हैं प्रोविजन है, राइट। तो जो भी डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड चीजें हैं वो भी आपको कर लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आप हम लोग को सजेस्ट करना। जैसे देखो यार, माइंड में बहुत आइडिया आता है कि आप लोग के लिए ये वीडियो बना दे, ये वीडियो बना दे, ये वीडियो बना दे, लेकिन हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपके कमेंट से ना चीजें हमें प्रायोरिटाइज करने में हेल्प मिलती है कि आपको अभी सबसे ज्यादा किस वीडियो की नीड है। तो अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक डेडिकेटेड लेक्चर चाहते हो, जिसमें जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 1-2 सालों में न्यूज में रहे हैं, उनकी हम डिटेल एक वीडियो लेके आए स्टैटिक कवरेज करके, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट में टाइप करके जरूर बताना। क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि आप कमेंट में टाइप करोगे तो हम दूसरे ही दिन वीडियो ला देंगे, अनडाउटेडली थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये है कि वो हमारे माइंड में रहेगा। हम लोग नोट करते हैं ना, जो भी आपके कमेंट में रहता है कि सर इस पे वीडियो चाहिए, इस पे वीडियो चाहिए, उसको हम लोग नोट करते हैं, फिर उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि आपके लिए अभी एग्जाम में सबसे ज्यादा नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो ये काम आप लोग जरूर किया करो, कमेंट में संकोच मत किया करो, क्योंकि आपके लिए हम काम कर रहे हैं, तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें आपको याद रहेगा, राइट। तो कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन आपके न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडिया जो है वापस से री इलेक्ट हुआ है एग्जीक्यूटिव कमिटी, टिल एग्जीक्यूटिव कमिटी में, ठीक है, टिल कब तक? 2027 तक। तो इसीलिए ये भी न्यूज में रहा। तो कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड है, दैट्स वाई ये न्यूज में है। फिर देखो ITU WTDC 2025, तो जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इसका एक वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ। कहां पे? बाकू अजरबैजान में। क्लियर हुआ? अब बाकू अजरबैजान से आपको COP30 भी रिलेट कर लेना, हालांकि वो इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है, उसके लिए भी COP30 के लिए भी हमने एक वीडियो प्लान कर रखा है, तो भी हम ला देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। तो आपके CDS के एग्जाम से पहले ये सारी चीजें हम लोग ला देंगे, टेंशन मत लो। बाकी CPF वालों के लिए तो है ही है वो, है ना। उसके बाद देखो फोकस इसका क्या है, जो ये आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ, तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो भी टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, या जो भी आपके रेगुलेटरी मेजर्स है, उसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है, जो भी आपके प्लेयर्स है उनको इन्वाइट करके उनसे सजेशन लेने के लिए
जाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए आपके ये ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्फ्रेंस। सो फोकस वाज ऑन यूनिवर्सल डिजिटल कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल एक्सेस एंड मीनिंगफुल डिजिटल इंक्लूजन। इंडिया का इसमें लीडरशिप रोल है विद ग्लोबल बैकिंग। क्लियर हुआ? फिर देखो आगे, कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसमें आपके E1 सेटलमेंट प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट पूछ लेंगे कि E1 सेटलमेंट प्लान आपके किस कंट्री से रिलेटेड है, तो इजराइल से रिलेटेड है, याद रखना। बाकी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, तो इसका बहुत मैं स्टैटिक आपको रिलेट नहीं करा रहा, क्योंकि ये अपने में ही एक सेपरेट लेक्चर बनने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने कवर करा रखा है, तो आप कहीं से भी देख सकते हो इस न्यूज को, ठीक है, इसका स्टैटिक पार्ट। बाकी यहाँ पे E1 सेटलमेंट याद रखना कि इजराइल को तो जैसे आपको पता है कि इजराइल पैलेस्टीन के वॉर को खत्म करने के लिए एक टू स्टेट जो बोलते हैं ना सॉल्यूशन, टू नेशन थ्योरी आपके प्रपोज किया गया था। इजराइल ने ही पहले प्रपोज किया था, पहले में पैलेस्टीन नहीं माना, बाद में पैलेस्टीन मान रहा है, तो अब इजराइल नहीं मान रहा उस चीज को, ठीक है। अब इजराइल पूरे पैलेस्टीन को भी अपना ही कंसिडर करता है, वो उसको एक नेशन की तरह कंसिडर ही नहीं करता है। तो जो ये E1 सेटलमेंट प्लान है ना, ये इजराइल ने काइंड ऑफ एक कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम प्लान किया, कहां पे? वेस्ट बैंक में। और वेस्ट बैंक आपको पता ही है कि डिस्प्यूटेड रीजन है, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। अच्छा, अब ये E1 सेटलमेंट के बीच से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा आपका कि जैसे मान चलो ये E1 प्रोजेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे वेस्ट बैंक है, तो ये E1 सेटलमेंट अगर मान चलो वेस्टर्न बैंक में अगर इजराइल कंस्ट्रक्ट कर लेता है, तो कहीं ना कहीं एक तो पैलेस्टीन ऐसे ही आपके टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया है ना। पहले कंटिन्यूअस इसकी जो कंटिन्यूटी थी वो तो पहले से ही इजराइल ने खराब कर रखी है ना। आप देखोगे जब इजराइल और इसका मैप, तो ये देखो, ये पूरा इजराइल है, ठीक है, और ये छोटे छोटे जो पार्ट है ये आपके पैलेस्टीन को दिया हुआ है। हालांकि इसमें भी अब बहुत सारा हिस्सा इजराइल के पास ही है। तो अब मान चलो E1 सेटलमेंट अगर वेस्ट बैंक में इजराइल कर देता है, तो पैलेस्टीन के अपने ही कंट्री में, मतलब बोलते हैं ना, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए आपके इजराइल से परमिट लेना पड़ेगा, समझ आया। इसलिए इसको बहुत सारे अरब नेशन ने भी रजिस्ट किया कि ऐसे कैसे इजराइल कर सकता है, ये कहीं ना कहीं जो पैलेस्टीन का सॉवरेनिटी है उस पर अटैक करने का प्रयास है इजराइल का। तो शुरू में रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, तो शुरू में इजराइल ने इसको थोड़ा होल्ड पे रख दिया था, लेकिन वापस से अब इजराइल ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन जो है चीजें शुरू करा दी। तो न्यूज में इतना ही था आपके। अब जैसे E1 सेटलमेंट प्लान अगर न्यूज में है, तो आपको इजराइल से रिलेटेड सारी मैपिंग कर लेनी है। और आपको पता है कि इजराइल आपके पिछले 2-3 सालों से इतनी ज्यादा न्यूज में है ना कि आप इसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो मैपिंग वाला पार्ट मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं वो आप लोग कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, ठीक है, ये आपके इजराइल से रिलेटेड है, तो इसको आपको कर लेना कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग आपके कहां पे है। गोलन हाइट आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है, तो गोलन हाइट आपके कहां पे है? सीरिया में है। वैसे इस बार सीजीएस में आपको बता रहा हूं, यूपीएससी सीजीएस 2026 में आपके पूछ लिया था फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ठीक है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। तो यूपीएससी का आप हाथ नहीं बांध के रखो कि सर जो उस साल न्यूज में रहा है उसी से हम रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। यूपीएससी करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेता है स्टैटिक रिलेट करके। तो ऐसा नहीं है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर आपके 2025 में ही खींचा गया था या उसको क्या बोलते हैं प्रपोज किया गया था, ये पहले किया गया था। लेकिन क्योंकि इजराइल न्यूज में है ना, तो अब इजराइल से रिलेटेड उसके पास पूरा अथॉरिटी है यूपीएससी का कि वो कुछ भी पूछ सकता है, जो चीज बहुत ज्यादा करंट में कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इजराइल न्यूज में है तो इजराइल से रिलेटेड सारी चीजें वो पूछ सकता है, समझ आया। तो इस बार आप सीजीएस का पेपर जाके देखना, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है ना सीएपीएफ और सीडीएस को मैच करता है, खासकर ये जीएस वाला पार्ट, राइट। साइंस उसका थोड़ा टफर एंड पे होता है, लेकिन बाकी ये सारी चीजें तो मैच करती हैं। तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से पूछ ले, ठीक है, एरी बॉर्डर क्रॉसिंग से पूछ ले, ये पूछ ले कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर किन दो कंट्री के बीच में, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग आपके किसके किसके बीच में, किन दो पार्ट को सेपरेट करता है, गोलन हाइट कहां पे है, वैसे ही यहाँ पे जो भी वैलीज है, डेड सी है, ठीक है, जॉर्डन बॉर्डर है, गल्फ ऑफ अकाबा है, ये सारी चीजें, इवन जो आपका इजराइल में डेजर्ट है। अब मेरे कमेंट में टाइप करके बताओ इजराइल में कौन सा डेजर्ट है, ठीक है, इजराइल में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है। तो ये मैपिंग पार्ट आपको कर लेना, नहीं किया है तो, और टेंशन मत लेना, ये भी रेसर आपको करवा ही रहा है। तो वर्ल्ड मैपिंग जब कराएंगे तो स्पेशली इजराइल वाला तो पार्ट करवाएंगे ही, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है। इजराइल हो गया, रशिया वाला साइड हो गया, और यहाँ से एग्जाम में आपको दिख गया होगा, मल्टीपल यूपीएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? तो देख लो यहाँ पे न्यूज, लोकेशन बिटवीन ईस्ट जेरूसलम एंड माले एदुमिन, एरिया अप्रोक्सीमेटली 12 स्क्वायर किलोमीटर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टेरिटोरियल कंटिग्यूटी फॉर इजराइल, ठीक है। तो इजराइल के लिए तो ये टेरिटोरियल कंटिग्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो पैलेस्टीन का है उसका टेरिटोरियल ये कंटिग्यूटी जो है उसको ब्रेक कर रहा है। सो इंपैक्ट इसका क्या होगा? ब्रेक्स पैलेस्टीनियन कंटिन्यूटी, वीकेंस टू स्टेट सॉल्यूशन। क्लियर हो? फिर देखो यूएन डिक्लेयर किया फमाइन इन गाजा, तो गाजा में यूएन ने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे फमाइन जैसा सिचुएशन बन गया है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्री आगे आई, इवन इंडिया ने भी सपोर्ट किया काफी। तो इससे रिलेटेड आपके एक आईपीसी डिक्लेयर किया गया, इंटीग्रेटेड फूड फेस सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन, जो कि यूएन का एक फूड क्राइसिस मॉनिटरिंग सिस्टम है ना। इसके बेसिस पे यूएन जो है, जो भी कंट्री में फमाइन लाइक सिचुएशन होती है उसमें जो भी यूएन मेंबर्स है उनसे सपोर्ट मांग के उस कंट्री में जो भी फूड मटेरियल है और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको पहुंचाता है। तो बस इतना ही न्यूज था, इतना याद रखना। बाकी मैपिंग वाला पार्ट जरूर कर लेना यार, मैं बार बार आपको इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे और आप आराम से 2 मार्क्स स्कोर करके जाओगे। बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, और ऐसा भी नहीं है आप अवेयर नहीं हो। अब बताने के बाद अगर आप गलत करके आओगे तो फिर ब्लेम मत करना किसी को। फिर देखो आगे,
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, साउथ साउथ ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन। तो न्यूज में था ये टर्म, इससे आप अवेयर हो जाओ, बाकी बहुत डिटेल में जाने की नीड नहीं है कि साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन क्या है। तो जो ये आपके डेवलपिंग नेशन है और जो डेवलप्ड नेशन है उनके बीच की ये कॉर्पोरेशन है, समझा। तो साउथ साउथ तो आपको पता ही है, साउथ नेशन हम ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, उसका भी लीडर जो कौन है, इंडिया है। सो कोऑपरेटिंग अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रायंगुलर मतलब ये एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, तो यहाँ पे दो डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, और यहाँ पे एक डेवलप कंट्री, तो एक डेवलप कंट्री दो डेवलपिंग कंट्री को संभाल रहा है, इस टाइप से आपका एक ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क बनता है। सो डेवलपिंग कंट्रीज प्लस डेवलप्ड और मल्टीलैटरल पार्टनर। इवोल्यूशन इसका कैसे कैसे होता है, 1954 में इसको प्रपोज किया गया G77 में, 1978 में बुएनस एयर्स प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, 2009 में नैरोबी आउटकम अचीव हुआ और 2017 में इंडिया यूएन फंड क्रिएट किया गया इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। इतनी डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन हमने इंक्लूड कर दिया इन केस अगर यूपीएससी टफर एंड पे जाता है तो ये पूछ सकता है, समझा। बाकी रेलेवेंस क्या है इसका, तो जो एसडीजी गोल्स हैं डेवलपिंग नेशन में उसको एक्सेलरेट करना, ठीक है, उसका क्लाइमेट एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करना, क्योंकि यार डेवलपिंग कंट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके, और ना ही वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है इन्होंने दबा के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे दबा के मतलब बोलते हैं ना कार्बन एमिशन किया, जिसका इंपैक्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें डेवलपिंग नेशन का क्या कसूर है ना, ये तो अभी डेवलप कर रहा है, तो इनको तो भाई पैसा चाहिए। ये अगर पैसा अपने क्लाइमेट मिटिगेशन या एडेप्टेशन में लगा देंगे तो अपने डेवलपमेंट पे कैसे फोकस करेंगे। इसलिए डेवलप्ड कंट्री का जिम्मेदारी बनता है, और ये हर साल इसलिए कॉप में डिस्कस भी होता है कि एक फंड क्रिएट किया गया, लॉस एंड डैमेज फंड, दुनिया भर के फंड, हालांकि वो अलग बात है कि डेवलप कंट्रीज उसमें पैसे नहीं डालते हैं, ठीक है, लेकिन वो फंड इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो डेवलप कंट्री जिन्होंने बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन किया वो अब उसका भरपाई करे, कंपनसेट करे डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करके, क्योंकि यार क्लाइमेट चेंज होगा तो वो सबके लिए होगा, ये नहीं देखेगा कि भैया इसने कार्बन एमिशन ज्यादा किया इसलिए सिर्फ मैं इसके कंट्री में डिजास्टर लाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट दिख रहा है तो हर जगह इक्वली दिखेगा, तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसको बेटर टैकल कर सके, दैट्स व्हाई आपके ये इस टाइप के जो कॉर्पोरेशन है उसको साइन किया जाता है। पीछे कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया, रेलेवेंस समझ आ गया, और एक पॉवर्टी रिडक्शन तो रहता ही है। फिर देखो आगे अल्फाशेर रीजन, तो देखो उससे पहले हमने क्या देखा था, अफार रीजन देखा था, अम्हारा वगैरह मैंने सारा को रिलेट करा दिया, अब रिलेट करा दिया। अब यहाँ पे अल्फाशेर रीजन ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, मैं बहुत बहुत आपको बोलते हैं ना बेसिक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, क्योंकि ये डिटेल इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास नहीं है, आपकी रिवीजन क्लास है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट आपको पता रहेगा तो शायद आप ज्यादा टाइम तक याद रख सको। तो अल्फाशेर रीजन सबसे पहले तो है कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पड़ता है दारफुर रीजन में, है ना, मतलब जो दारफुर रीजन मतलब बोले तो सूडान, राइट। तो ये सूडान में पड़ता है, और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो इंटरनल इनकी मिलिट्रीज है, ठीक है, जो पैरामिलिट्रीज है और जो इनकी मिलिट्री है, सूडान की मिलिट्री फोर्स है, इनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि हर जगह हर कंट्री का एक ही रीजन होता है कि दो आपके फैक्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो जैसे इसमें भी आपके दो फैक्शन थे, एक थे आपके अरब अरब फैक्शन, जो अरब मिलिशियाज जो कि इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे, और एक नॉन अरब थे। नॉन अरब में जो फेमस कम्युनिटी थी कौन कौन सी थी, जागवा और फुर कम्युनिटी। तो ये ना वहां पे उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थे वो आपके अरब फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, उस गवर्नमेंट को डिसमेंटल कर दिया, डिथ्रोन कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जो आरएसएफ है, रैपिड सुडानीस फोर्स, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है सूडान की, जो कि इनके गवर्नमेंट के अंदर काम करती थी, ठीक है। इसमें जो फेमस कम्युनिटी थी जंजावीर, ठीक है। तो ये लोग वापस से क्या किए कि जो अल्फशेर रीजन है, जहां पे शांति से जागवा और फुर कम्युनिटी, एक यही रीजन था जो पीसफुल बचा हुआ था, जहां पे सब लोग सेफली रह रहे थे। तो यहाँ पे वापस से 8 मंथ बाद आके कैप्चर कर लिया, ठीक है। और अभी न्यूज में बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा बोलते हैं ना ये लोग ब्रूटैलिटी कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि दोनों कम्युनिटी आपस में कट्टर दुश्मन है। एक साइड जागवा फुर कम्युनिटी और एक साइड जंजावीड है, जो कि अरब मिलिशियाज को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्टेड बाई गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, ये समझ जाओ, ये गवर्नमेंट और ये दूसरी फैक्शन हो गई जो नॉन अरब मिलिशियाज हो गए, ठीक है, जो नॉन इस्लामिक लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में टसल चल रहा है, और इसके कभी ये अपर हैंड रहता है, कभी इनका अपर हैंड रहता है, और कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही रहता है। तो इसी से रिलेटेड आपके इंडियन जो फंसे हुए थे, वहां पे ऑपरेशन कावेरी प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने चलाया था, तो 2023 में ही था, है ना, ऑपरेशन कावेरी जो 2023 में था। इसमें बताओ कौन सी शिप को भेजा गया था ऑपरेशन कावेरी के दौरान, ये एग्जाम में पूछा हुआ आपके, तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ। आप डिफेंस एस्पिरेंट हो ना, ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ऑपरेशन कावेरी आपके सूडान में ही जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2023 में, उससे रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट ने आपके चलाया था। तो हो सकता है इस बार पूछ ले, 2 साल भले 2 साल पुराना न्यूज है, लेकिन क्योंकि ये चीज आपकी न्यूज में है, अल्फशेर रीजन न्यूज में है, तो एक तो पूछ लेंगे अल्फशेर रीजन है कहां पे, सूडान, ठीक है। कुछ कम्युनिटीज का नाम पूछ लेंगे, बोलेंगे किधर की कम्युनिटी है, जागवा फुर कम्युनिटी, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, सूडान की, ठीक है। और आपके ऑपरेशन कावेरी से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे लोकेशन वगैरह दे रखा है, थोड़ा सा मैपिंग पार्ट दे रखा है, तो ये आप रीड कर लेना। जैसे यहाँ पे माराह माउंटेन मिलते हैं, नोटेबल पीक मिलते हैं, तो देख रहे हो जैसे हम भी कवरेज करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि अल्फशेर रीजन ये है तो बस इतना न्यूज आपको कवर करके रख दिया। जो ज्योग्राफी रिलेटेड है उसको भी हम यहीं पे कनेक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, राइट। बाकी मैं माउंट किलिमंजारो वगैरह पूछूं किस कंट्री में, वो जरूर कमेंट में टाइप करके बता देना। फिर देखो आगे
इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपको पता ही है किस चीज के लिए मिलता है, जो भी बीच आपके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं। तो जो आपके फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये एक संस्था है, ये आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड करती है बीचेस को। तो इंडिया के अभी रिसेंटली इंडिया में जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट्स के बहुत सारे बीचेस को ब्लू फ्लैग का कैटेगरी मिला, मतलब साफ सफाई के मामले में, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के मामले में। तो नाम क्या क्या है? शिवार्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर और लादगर, इन सबको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो पूछ लेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है ये और किस चीज के लिए देती है? तो बीच के सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, राइट। इसमें क्राइटेरिया 33 पैरामीटर होते हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं है, मेजर याद कर लो। एक तो क्लीनलीनेस पे, फिर दूसरा सेफ्टी कितना है, फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इको मैनेजमेंट। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपके स्टेट या बीच अच्छा परफॉर्म करती है उनको ये सर्टिफाइड किया जाता है। क्लियर हुआ? फिर देखो आईयूसीएन। आईयूसीएन न्यूज में क्यों है? क्योंकि आईयूसीएन में अभी लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है अर्मेनिया। तो ये याद रखना। अब जैसे अर्मेनिया आपने पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि अर्मेनिया पढ़ के छोड़ देना है, अर्मेनिया से रिलेटेड चीजें आपको देख लेनी है, क्योंकि अर्मेनिया आपके न्यूज में पिछले साल भी था, उसके पिछले साल भी था। क्यों? क्योंकि अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में मतलब कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। किस चीज को लेके? जो नागरोनो काराबाक रीजन है ना, ये आपके कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में। तो यहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो ये पूछ लेंगे नागरोनो काराबाक रीजन कहाँ पे, किन दो कंट्री के बीच का है डिस्प्यूटेड रीजन? तो वो है अर्मेनिया अजरबैजान। तो अर्मेनिया आपका यूसीएन का क्यों न्यू मेंबर बना है? क्योंकि तो इससे रिलेटेड आपको चीजें पढ़ लेनी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे यहाँ पे एक अरस रिवर है, ठीक है। तो अरस रिवर और कुरा रिवर तो आपके अजरबैजान से फ्लो होती है और अरस रिवर आपके अर्मेनिया से फ्लो होती है। हालांकि दोनों आपके फाइनली जाके अजरबैजान में जाके मिलके और ड्रेन करती हैं। अब आपको यहां पे मेरे को ये बताना कि ड्रेन किस सी में करती है, ठीक है। यहां पे आपके लिए टास्क है, मैं अभी बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन यही है ना कि अगर आप अपने एंड से थोड़ा सा एफर्ट नहीं डालोगे तो वही है कि वीडियो आपके लिए अभी देख लोगे भूल जाओगे, और वही थोड़ा सा अपने एंड से अगर आप रिसर्च कर लोगे तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है कि आप मुझे बताओ जो अरस और कुरा रिवर है ये जाके फाइनली किस सी में ड्रेन करती है या किस वाटर बॉडी में ड्रेन करती है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता देना। समझ आया? बाकी आईयूसीएन से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट की 1948 में फॉर्मेशन हुआ था फ्रांस का, और आईयूसीएन ही आपके जो रिस्पॉन्सिबल है जो रेड लिस्ट जारी करने के लिए स्पीसीज से रिलेटेड, कि कौन सी स्पीसीज किस कैटेगरी में है, उनके जो आपके बोलते ना उनको कितना थ्रेट है, इससे रिलेटेड वो आपके कैटेगरी वाइज अपेंडिक्स वाइज डिवाइड करती है। समझ है? बाकी लेसर कॉकस यहाँ पे प्रेजेंट है, लेक सेवान यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना कहाँ पे प्रेजेंट है? अर्मेनिया में। अर्मेनिया क्यों न्यूज में है? आईयूसीएन को ज्वाइन किया है। फिर देखो आगे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। तो G2 ग्रुप आपको पता है न्यूज में था, यूएसए और चाइना के बीच में, जो कट्टर दुश्मन है हालांकि, लेकिन इन्होंने प्रपोज किया कि अगर हम दोनों साथ में आ गए तो पूरे दुनिया पे रूल करेंगे, राइट। तो ये कंट्री यूएसए चाइना इन्वॉल्व है, याद रखना। G2 बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है ये, लेकिन हमने इंक्लूड कर दिया, न्यूज में था तो क्या पता पूछ लिया तो कल को आप बोलोगे सर ये आपने नहीं पढ़ा है, राइट। कॉन्सेप्ट क्या था इसका? इनफॉर्मली डिओपोली शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर। समझ आया? तो दोनों को मिलके पूरे ग्लोबल ऑर्डर को शेप करने का, ये हालांकि ट्रम्प का ही प्रपोजल था, वो एक्सेप्ट नहीं होगा कभी भी, वो मुझे भी पता है। फिर कॉन्टेक्स्ट देखो, रिवाइव ड्यूरिंग एपेक बुसान एंड अमिड यूएस चाइना ट्रेड टेंशन। तो यूएसए और चाइना तो अभी वैसे ही बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके बीच में। कॉन्फ्लिक्ट क्या बोल लो, ट्रेड वॉर बोल लो, क्योंकि यूएसए को दिख रहा है कि चाइना उसका एक कॉम्पिटिटर के तौर पे उभर के आ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे आपके रेयर अर्थ एलिमेंट के फील्ड में हो। अच्छा, जैसे अभी जो भी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, कहीं आप लोग लिंक कर पाते हो? जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए क्यों वेनेजुएला पे अटैक किया, क्यों यूएसए का अभी साउदर्न अमेरिकन जो नेशन है वहां पे नजर है, क्यों यूएसए आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अपना पार्ट बनाना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि अभी भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट और जो क्रिटिकल मिनरल्स है उस पर अपर हैंड किसका है? चाइना का है। अब यूएसए किसी भी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं चाहता है, ठीक है। वैसे भी यूएसए बहुत चीजों में आगे, लेकिन अब इवन मिनरल्स के मामले में डिपेंडेंसी नहीं चाहता है। तो और ये सारे जो नेशन है ना, वेनेजुएला हो गया, यहाँ पे ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही ग्रीनलैंड आइसलैंड हो गया, यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो अगर ये सारे टेरिटरी एक्वायर कर लेता है यूएसए, तो यूएसए के पास अपर हैंड हो जाएगा, रॉ मटेरियल की दिक्कत होगी नहीं, और बाकी यूएसए के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर पाए। तो समझ रहे हो, जियोपॉलिटिक्स कोई भी चीज होती है ना, सारे आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, डिस्कशन थोड़ा सा भी एग्जाम ओरिएंटेड में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। बाकी आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जरूर पढ़ा करो ये सारी चीजें। फिर देखो यूएन रिफॉर्म में UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान लाया गया। 80 साल आपके यूएन का पता है आपको कंप्लीट हुआ, हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बॉडी नहीं रही है। कुछ वॉर्स इसने मतलब चलो कुछ वॉर्स तो रोकने में सफल रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द वॉर्स आज के टाइम पे चल रही है, तो यूएन इसमें बोलते हैं ना एकदम असफल है। इसलिए यूएन में रिफॉर्म लाने की नीड सारी कंट्री को फील हुई, तो इसलिए UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान लाया गया। ये भी इसके पीछे ही पर्पस था, क्योंकि 80 साल यूएन का हो रहा था। समझ आया? बाकी आपके ये पेपर 2 में बहुत अच्छा टॉपिक बनता है यूएन रिफॉर्म से रिलेटेड। इवन यूपीएससी के मेंस में आपके पूछ रखा है यूएन से रिलेटेड, जीएस पेपर 2 में, कि यूएन में क्या क्या रिफॉर्म है, यूएन के रिफॉर्म से, कि यूएन में क्या क्या रिफॉर्म करना चाहिए, यूएन आपका क्या एक फेलियर बॉडी है, राइट। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यूएन पे भी आप लोग एक टॉपिक तैयार कर लेना, क्योंकि 80 साल इसका हुआ था, तो इस बार ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकते हैं आपसे। समझ ओकेजन
80th एनिवर्सरी ऑफ यूएन। नेचर क्या है, सिस्टम वाइड यूएन रिफॉर्म रोड मैप। और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, अडेप्ट यूएन इंस्टीट्यूशन टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। फिर देखो आगे, गावी यूनिसेफ एग्रीमेंट। गावी यूनिसेफ एग्रीमेंट क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव देख लो, अफोर्डेबल एंड स्केलेबल मलेरिया वैक्सीनेशन। ये आपका जो मलेरिया वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग ये गावी यूनिसेफ एग्रीमेंट साइन हुआ, राइट। तो पूरा ये ड्राइव चलाया जाएगा ताकि मलेरिया को एलिमिनेट किया जा सके। वैक्सीन इससे रिलेटेड क्या क्या है, R21 मैट्रिक्स सेम, ये आपकी यूपीपीसीएस 2024 में पूछा था, आरटीओ मैट्रिक्स सेम आपके किस चीज से रिलेटेड वैक्सीन है, तो ये आपके मलेरिया से रिलेटेड वैक्सीन है, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया है, तो ये देख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये भी एग्जाम में पूछा था। डेवलपमेंट बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये आपकी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है और आपके ऑक्सफोर्ड, ये दोनों ने मिलकर आपके R21 मैट्रिक्स को डेवलप किया, ये चीज याद रखना। बाकी इसको अप्रूवल मिल गया था 2023 में, इसलिए 2024 में यूपीपीसीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अभी गावी यूनिसेफ एग्रीमेंट हुआ, तो ये चीज याद रखना किस पर्पस के लिए हुआ है, मलेरिया वैक्सीनेशन से रिलेटेड। और यहाँ पे गावी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे ये आपका क्या है, एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसको 2000 में फाउंड किया गया, फाउंडेड एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि डावोस में हुआ था। क्लियर हुआ। फिर देखो आगे, ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। अब जैसे आईसीसी बहुत ज्यादा आपके न्यूज में रहा है, राइट। आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब यहाँ पे ना बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है आईसीजी और आईसीजी के बीच में, आईसीजे के बीच में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच में। मैं आईसीसी का आपको पूरा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है ना, इसका आपको जुरिस्डिक्शन पहले समझने की नीड है। बहुत बहुत टाइम तक कंफ्यूजन रहता है कि आईसीसी का जुरिस्डिक्शन क्या है, क्या ये किसी के खिलाफ भी ऑर्डर जारी कर सकता है, क्या क्या ये कर सकता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ना कुछ कंट्रीज आई और उन्होंने मिलकर ये सेटअप किया, ठीक है, ताकि जो भी आपके जैसे फॉर एग्जांपल जेनोसाइड होता है या वॉर रिलेटेड क्राइम होता है, उस चीज को कर्व करने के लिए, उस चीज को लेके जो भी जजमेंट सुनाने के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए आपके ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सेटअप हुआ। कब सेटअप हुआ, एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग रोम स्टैच्यू 1998 एंड इसको ऑपरेशनल किया गया 2002 से। समझ आया। सिग्निफिकेंस क्या था, ये आपका वर्ल्ड का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट था, ठीक है। अब इसका रिसेंट डेवलपमेंट क्या है कि जो बुर्किना फासो है, माली है, नाइजर है, इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि कौन सी आपके अफ्रीकन नेशन जो कि पहले पार्ट थी आईसीसी का, अब ये विड्रॉ कर लिया। तो बुर्किना फासो, माली, नाइजर, तीनों अफ्रीकन नेशन है। बाकी इसके अभी आपको लग रहा होगा कि मेजर कंट्रीज इसके मेंबर होंगे, नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए टास्क है, एक्टिव रिकॉल करना है कि इसमें कौन सी मेंबर कंट्री है और कौन सी नॉन मेंबर कंट्री है। तो मेंबर तो टोटल 125 है, आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन नेगेटिव लिस्ट हमेशा आप याद रख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है, रशिया भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इजराइल भी इसका पार्ट नहीं है। तो जो भी आप नेशन, जो मेजर नेशन जानते हो ना, वो आपके आईसीसी के पार्ट नहीं है। तो अगर मान चलो कोई नॉन मेंबर कंट्री है, तो क्या उसके खिलाफ आईसीसी ऑर्डर सुना सकता है, तो नहीं सुना सकता है। तो आप बोलोगे कि सर रिसेंटली हमने सुना था कि आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने के रिगार्डिंग ऑर्डर जारी कर दिया था और रशिया तो मेंबर है नहीं आईसीसी का, तो ऐसा कैसे कर सकता है। तो देखो इसमें क्या प्रोविजन है कि अगर जो भी आईसीसी में जो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर मान चलो उन कंट्रीज में किसी अदर कंट्री ने, किसी अदर नॉन मेंबर कंट्री ने कुछ क्राइम किया है, राइट, तो अगर वो उस कंट्री का कोई भी मेंबर अगर इनके टेरिटरी में आता है, मेंबर कंट्री के टेरिटरी में आता है, तो आईसीसी के पास ये पावर है कि वो उनके अरेस्ट के रिगार्डिंग ऑर्डर जारी कर सकता है। तो क्योंकि आपके बोलते हैं ना, आईसीसी ने डायरेक्ट ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि व्लादिमीर पुतिन अगर किसी भी मेंबर कंट्री में जाते हैं आईसीसी, जो आईसीसी का पार्ट है, तो इनको अरेस्ट कर लिया जाए, राइट। बाकी वो दुनिया में कहीं भी घूमे, आईसीसी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मेंबर कंट्रीज में वो जाते हैं तो अरेस्ट करने का ऑर्डर था। इतना क्लियर हुआ। तो जुरिस्डिक्शन मैंने बता दिया, जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। नॉन मेंबर में इंडिया का जरूर याद रखना, इंडिया नहीं पार्ट आईसीसी का, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको रिलेट करनी थी आईसीसी से। बाकी इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेग, नेदरलैंड, ये चीज याद रखना। फिर देखो हाई सीज ओवर गवर्नेंस, बीबीएनजे। तो आपको पता है बॉर्डर बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन, ये भी न्यूज में था, यूएन क्लॉज का एक प्रोविजन है, ठीक है। तो अब यहां से यूएन क्लॉज का रिलेट कर लेना है। जैसे आपको पता होनी चाहिए यूएन क्लॉज में टेरिटोरियल जोन क्या होता है, कंटिग्यूअस जोन क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन क्या होता है, इसका आपका जो क्या होता है डिस्टेंस कितना है। तो जैसे टेरिटोरियल जोन का आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक है, एक नॉटिकल माइल में आपके कितना होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। वैसे कंटिग्यूअस जोन आपके 24 नॉटिकल माइल तक होता है। अच्छा ये क्या है जोन, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस इतना समझ लो कि जैसे टेरिटोरियल जोन में कोई दूसरी कंट्री का राइट नहीं है, मतलब ये कोस्ट लाइन से बॉर्डर हम देखते हैं, जो भी कोस्ट लाइन है किसी कंट्री का, उस कंट्री के कोस्ट लाइन के 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके टेरिटोरियल जोन होता है, ठीक है। इसमें कोई भी कंट्री का शिप अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद आपका कंटिग्यूअस जोन होता है। कंटिग्यूअस जोन आपके नेक्स्ट 24 माइल्स तक होता है, 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इसमें आपके एक इनोसेंट पैसेज करके कॉन्सेप्ट आता है,
तो मेरे को कमेंट में टाइप करके बताना क्या इनोसेंट पैसेज होता है। और 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री के कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है यहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन करने का, रिसर्च फैसिलिटीज स्टैब्लिश करने का। तो मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में उस पर्टिकुलर कंट्री का 200 अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक हक होता है। समझ आया? तो साउथ चाइना सी वाला भी जो डिस्प्यूट है या कोई बाकी और भी सारी डिस्प्यूट्स है वो भी बहुत सारे इसी से रिलेटेड रहते हैं। तो बीबीएनजे क्या है? बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, क्योंकि इसके लिए कोई लॉ नहीं था। तो कोई भी कंट्री को क्लियर नहीं था कि अगर 200 नॉटिकल माइल्स, मान चलो कुछ ऐसा ये क्या बोलते हैं, वाटर बॉडी जो कि किसी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया में नहीं आता है, तो वो किस कैटेगरी में हम लोग रख देंगे? बीबीएनजे में रख देंगे, है ना। तो यहां पे किसका जुरिस्डिक्शन होगा? तो उसको लेके ये एग्रीमेंट साइन किया गया, समझा? बीबीएनजे। तो आपको पता होनी चाहिए कि 64% ऑफ ओशन एरिया आपके बीबीएनजी में ही लाई करते हैं। दैट्स वाई इसके लिए लॉ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन क्या है कि जो वो एरिया है प्रोटेक्ट कर पाए, कोई भी कंट्री आके आपस में लड़ाई ना करें, ठीक है, और बोलते हैं ना इनडिस्क्रिमिनेट वे में आपके मिनरल एक्सप्लोरेशन ना हो, फिर रेगुलेशन करे सीबेड माइनिंग से रिलेटेड एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। क्लियर हो? बाकी इंडिया इसको साइन कर चुका है, रेटिफाई नहीं किया है, ये चीज याद रखना। फिर देखो COLP 48, तो COLP आपके 48 ओशन लॉ एंड पॉलिसी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ओशन लॉ एंड पॉलिसी, ये आपके होस्ट किया इंडिया ने पहली बार इन 50 साल। ये चीज याद रखना, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट था। थीम इसका क्या था? वर्ल्ड अप्रोचेस टू ओशन गवर्नेंस, और इसका फोकस एरिया क्या था? यूएन क्लॉज, मैरीटाइम बाउंड्रीज एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फिर देखो आगे, ग्रेट पावर डिप्लोमेसी। तो अलास्का समिट छोटा छोटा न्यूज है, आपको एक एक लाइन में याद रखना है। इसका वेन्यू क्या है? जॉइंट बेस एलएमफोर्ड। लीडर इसमें यूएसए और रशिया थे। और इसका फोकस एरिया क्या था? ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सैंक्शन एंड आर्कटिक कंपटीशन। राइट? तो अब तो आर्कटिक भी पिघल रही है, तो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा बोलते हैं ना होड़ लगी हुई है कंट्रीज के बीच में कि आर्कटिक वाला रीजन, क्योंकि अब भाई बर्फ पिघलेगा तो वहां से बहुत सारे बोलते हैं ना बहुत सारे जो हिडन मिनरल्स हैं, बहुत सारी जो फॉसिल्स हैं वो अनकवर्ड होंगी। तो अब उसको भी लेके होड़ लगी हुई है रशिया के बीच में, यूएसए के बीच में, या और जो अदर यूरोपियन नेशन है कि कौन से आर्कटिक को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। फिर देखो इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग, ये भी न्यूज में था। तो अब यहां से आपको रिलेट कर लेना, इंडिया यूएसए के बीच में और भी बहुत सारे आपके हुए एग्रीमेंट साइन, जैसे लेमोआ हो गया, कोमकासा हो गया, बेका हो गया, सोसा हो गया। आपसे ईयर पूछ लेंगे, है ना। जैसे लेमोआ आपके 2016 में साइन हुआ था। लेमोआ क्या है? आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। वैसे कासा हुआ था कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। राइट? ये 2018 में साइन हुआ था। क्या है ये सब मैं ब्रह्मास्त्र में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ हूँ। राइट? ये आपका एक रिवीजन वीडियो है, तो बस मेरा काम है एक्टिव रिकॉल कराना और आपको रेफर कराना कि ब्रह्मास्त्र आप जाके देखो, तब ये वीडियो देखो फॉर रिवीजन पर्पज। समझ आया? फिर देखो बेका, बेका आपका ये क्या बोलते हैं, बेस्ट एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये 2020 में साइन हुआ था, और उसका सोसा था आपका 2024 में साइन हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो कि हमने यूएसए के साथ साइन कर रखे हैं। राइट? वैसे आपके यूएसए के साथ हम 2+2 डायलॉग करते हैं। 2+2 डायलॉग में कौन से दो मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं? डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर। समझ आए? तो इंडिया के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर और उधर के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में आपस में मीटिंग होती है, बहुत सारे मुद्दों पर एग्रीमेंट साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। इशूज क्या है इससे रिलेटेड? एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस कॉपरेशन, रशियन ऑयल एंड टैरिफ टेंशन। तो इन मुद्दों पर बात हुई जब इंडिया में यूएस 2+2 डायलॉग हुआ। तो राइट? फिर आउटकम क्या था इसका? प्रपोज 10 ईयर मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। तो इंडिया यूएसए के रिलेशन अभी पास्ट 6 मंथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर से इंडिया, क्योंकि यूएसए के पास ऑप्शन नहीं है ना अच्छा करने का, और इंडिया को भी यूएसए का तो सपोर्ट चाहिए। हालांकि यूएसए किसी का दोस्त है नहीं, बट ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन में अभी हमें अपना बेनिफिट देखना है। समझे? फिर देखो आगे, ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल नॉर्म्स। तो इसमें आपके यूएनएचआरसी न्यूज में था। यूएनएचआरसी आपको पता ही है, जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे आपके एक रूल बनाता है, जिसको जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है रिस्पेक्टिव कंट्रीज की, वो उससे इंस्पायर्ड होकर अपने अपने कंट्री में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड लॉज बनाती है। सो इंडिया दोबारा आपके यूएनएचआरसी में इलेक्ट हुआ है, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा है। ठीक है? ये इंडिया का 7th टर्म है। फोकस ऑन डायलॉग, डेमोक्रेसी एंड डिजिटल राइट्स। स्ट्रक्चर क्या है इसका? 47 मेंबर्स हैं, यूएन जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, एंड इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब इसमें जो भी मेंबर्स हैं ये आपके ज्योग्राफी के बेसिस पे है। राइट? तो इंडिया दोबारा से अनअपोज इलेक्टेड हुआ, मतलब कोई इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा ही नहीं हुआ था। इसका हेडक्वार्टर याद रखना जेनेवा में। ठीक है? फिर देखो आगे, मैरीटाइम रीजनल एंड सिक्योरिटी में आईएमओ काउंसिल, ये भी न्यूज में था। तो इसमें भी इंडिया री इलेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया री इलेक्ट हुआ, दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में। तो इनको थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ जितना करा रहा हूँ इतना भी आपके मोर देन सफिशियंट है। जैसे आईएमओ का पूछ लेंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यादा ज्यादा हेडक्वार्टर पूछते हैं, या फिर आपके कुछ जो फोकस एरिया है वो पूछ लेते हैं। तो हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। ये भी एक यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका फोकस कहाँ पे रहता है?
नाम से पता लग रहा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी और पॉल्यूशन से रिलेटेड। इंडिया इसका मेंबर है 1959 से, और आपके इंडिया लगातार मेंबर रहा है, बस बीच में 1983-84 के वाले छोड़ दिया अगर हम, तो इंडिया लगातार 1959 से आपके इलेक्ट होते आ रहा है, ठीक है। और इस बार तो इंडिया हाईएस्ट वोट से इलेक्ट हुआ था इसके काउंसिल में, क्लियर हुआ। फिर देखो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये सब आप पेपर 2 में भी एज इट इज यूज कर सकते हो। पेपर 2 में जब आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड आएगा बात, या फिर ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड आएगा, तो इस टाइप के आप कॉन्क्लेव मेंशन कर सकते हो। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो किस चीज से पूछेंगे, कि एक तो इसका फोकस एरिया, तो ये आपको पता ही होगा, नाम से पता लग रहा है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आपके जो इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। उसका और भी जो डिफरेंट एरियाज होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, लाइक HADR हो गया, आपका साइबर सिक्योरिटी को काउंटर करने के लिए, काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ये सबको लेके आपके साइन किया गया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसमें मेंबर कौन कौन से, तो ये याद रखना, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशियस है, सेशल्स है, बांग्लादेश है। सर बोलोगे कि सर इतना सारा कंट्री हो गया, कैसे याद रखें? देखो ये याद रहे, ये तो रहना ही चाहिए आपको। नहीं भी याद होता है तो नेगेटिव लिस्ट हमेशा याद रखना। वो अगर आपको फंसाता है न्यूज़पेपर तो नेगेटिव लिस्ट से फंसाता है। तो नेगेटिव लिस्ट आपको दिख रहा होगा कि इसमें मोस्टली इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पाकिस्तान नहीं दिख रहा होगा, पाकिस्तान और म्यांमार नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो पाकिस्तान और म्यांमार आप अलग से मेंशन कर लो नेगेटिव लिस्ट करके, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट में पाकिस्तान और म्यांमार, ये जो दोनों नेशन है वो इसके पार्ट नहीं है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के, याद रखना। यहां पे अगर पूछना होगा डायरेक्ट एक स्टेटमेंट तो आपको इसी से गलत कर देगा वो, ठीक है। फिर पिलर्स देखो, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म बता दिया मैंने, इसका सेक्रेटरिएट याद रखना कोलंबो में, ठीक है, श्रीलंका के। फिर देखो आगे, इंडिया एंड यूएन सिस्टम, तो इसमें आपके आईसीएओ न्यूज में था। आईसीएओ क्या है आपका? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हर देखो जो भी इंडिया में बॉडीज होती है ना, इसका एक इंटरनेशनल लेवल पे भी बॉडीज रहती है। तो सिविल एविएशन से रिलेटेड जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं, वो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाती हैं। तो ये भी आपके एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसको 1944 में शिकागो कन्वेंशन द्वारा सेटअप किया गया था, ठीक है। इसमें टोटल 193 मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा। तो अगर पूछना होगा तो हेडक्वार्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में, याद रखना, आईसीएओ का हेडक्वार्टर। और इंडिया इंडिया वापस से इसमें भी री इलेक्ट हुआ है इन पार्ट 2 कैटेगरी, तो ये इसलिए न्यूज में था, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 1 इसमें भी अलग अलग ग्रुपिंग है, तो पार्ट 2 में आपके इंडिया री इलेक्ट हुआ दोबारा से आईसीयू में। बस इतना याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। बाकी ये लोग हर 3 साल पे मीट करते हैं ना, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। फिर देखो यूएन इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, तो यूएन इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग। ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग से मतलब क्या है? जितने भी सेक्टर्स पढ़ते हुए आ रहे हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे वो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, इन सारे सेक्टर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। इन सारे सेक्टर में आपके कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए यूएन इंडिया ने मिलकर ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव चालू किया। समझ आया? कब लॉन्च हुआ है? सितंबर 2023 में। रीजन क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन नेशन। इसमें क्या क्या टूल्स यूज करेंगे? यूएन इंडिया, एसडीजी, कंट्री फंड और आईटीसी। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? शेयर इंडियाज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो इंडिया ने ये ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इसलिए लॉन्च किया ताकि जो भी इंडिया के एक्सपीरियंसेस है ना कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, ठीक है, वो डेवलपिंग नेशन के साथ शेयर कर सके। समझ है? तो इसका रीजन आपको मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब आगे देखते हैं। तो आगे का न्यूज क्या है? एनर्जी एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी से रिलेटेड। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अभी आपके रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप साइन किया। तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह भी साइन किया है, और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा था, क्योंकि याद करो यहाँ पे आपको एक्टिव रिकॉल करना है ना, जो ब्रह्मास्त्र फॉलो कर रहे हैं, कि ऑस्ट्रेलिया ने आपके कितने साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। ये मुझे आप कमेंट में टाइप करके बताओगे, राइट। ये एग्जाम में पूछने का बहुत चांसेस है इस बार। और भी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया पे बैन लगा दिए हैं। उसका देखो ये लॉन्च किया गया कब? 2024 में। ये जो आपका पार्टनरशिप था, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, मतलब क्योंकि इंडिया का आपको पता है ये पंचामृत गोल में एक गोल में से एक ये भी गोल है कि 500 गीगावाट तक का जो भी एनर्जी हम जनरेट करें टिल 2030, वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या नॉन फॉसिल सोर्स से है। क्लियर हुआ? तो ये सब कुछ हमारे जो हमारे एनडीसीज हैं, जो हमारे पंचामृत गोल्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए इस टाइप के जो एग्रीमेंट से साइन करना जरूरी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में आपके बहुत ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट या फिर आप क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन बोल लो, ये बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्लियर हो? उसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सटेंड कॉपरेशन इन रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी, फोकस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। ठीक है, फिर देखो आगे, इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी एजेंसीज, तो ये भी आपकी न्यूज में रहता है। आईएईए क्या है ये मैंने बहुत डिटेल में कवर कराया हुआ है, ये रिवीजन वीडियो आपका। तो यहाँ पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है आपके लिख दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1957 में, ठीक है। ये आपका एक ऑटोनोमस यूएन बॉडी है। इसका मोटो क्या है, जो भी न्यूक्लियर न्यूक्लियर मटेरियल्स है या जो भी आइटम बम्स है, इन सबको कंट्रोल करना और पूरे बोलते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल ऑर्डर में पीस एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। क्लियर हुआ। इसके मेंबरशिप में देखो 180 मेंबर है, ये चीज याद रखना। इंडिया भी इसका एक मेंबर है, हालांकि इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, राइट। एनपीटी क्या आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको इंडिया ने कभी साइन नहीं किया। तो ये चीज आप इससे क्या पता लगता है कि आईएईए का मेंबर बनने के लिए आपको एनपीटी साइन करना जरूरी नहीं है। बाकी एनपीटी क्या है, किस लिए साइन किया गया है, ये आपको देख लेना, रिवाइज कर लेना अपने एंड से, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया भी इसका मेंबर नहीं है, ये भी आपको पता, नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर नहीं है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करना होगा तो यहाँ से वो पूछ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का मिसाइल भी न्यूज में था, और नॉर्थ कोरिया भी आपकी न्यूज में रहता है आए दिन, क्योंकि वो हाइड्रोजन बम कभी टेस्टिंग कर रहा होता है, कभी न्यूक्लियर बम टेस्टिंग कर रहा होता है। तो ये चीज याद रखना, नॉर्थ कोरिया इज नॉट अ मेंबर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन घुमाना होगा तो घुमा सकते हो, ठीक है। यूपीएससी उसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेना में है, वेना ऑस्ट्रेलिया में, आईएईए का, ठीक है। रोल क्या है इसका, जो भी न्यूक्लियर सेफ्टी है उसको प्रमोट करना, पीसफुल एप्लीकेशन को प्रमोट करना, वेरिफिकेशन एंड कंप्लायंस देना। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल ईरान के बारे में आपको पता है ना, तो ईरान आपके न्यूक्लियर एटम को इनडिस्क्रिमिनेटली डेवलप कर रहा था, ठीक है। तभी तो कहीं ना कहीं ईरान, ये यूएसए हो गया या इजराइल हो गया, इन लोगों ने अटैक किया ईरान पे। ईरान को बहुत सारे नेशन ने बोला कि मतलब आप इस लेवल पे जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट है या जो आपका अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन आप नहीं परफॉर्म कर सकते हो, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि वो पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। बाकी आईएईए एंड एनपीटी का रिलेशन दे रखा है कि जो आईएईए है ये आपका एनपीटी का मेंबर नहीं है। इट एक्ट एज अ की वेरिफिकेशन एजेंसी अंडर द एनपीटी। तो ये आईएईए एनपीटी के अंडर ही काम करता है एज अ की वेरिफिकेशन एजेंसीज, ठीक। तो कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी आईएईए से। फिर देखो आगे, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस में इंटरनेशनल आईडीईए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस जो है, इसके चेयरमैन हमारे इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी, वो इलेक्ट हुए एज अ चेयरमैन। दैट्स व्हाई ये न्यूज में था। सो दिसंबर 2025 से इंडिया की चेयरमैनशिप है आईडीए की, तो ये चीज याद रखना। बाकी इसका एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। ये आपका एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज है। इसका फोकस क्या रहता है कि पूरे बोलते हैं ना पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करना, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को प्रमोट करना और कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन को प्रमोट करना। और आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में ना इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है सबसे मोस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में इतना स्मूथ वे में इलेक्शन कराना, देखो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं अनडाउटेडली जो कि इनएविटेबल है, वो होंगे ही होंगे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो बेटरमेंट का हमेशा स्कोप रहता है। लेकिन ये तो पूरी दुनिया ने मान रखा है कि इलेक्शन कमीशन, इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है ना बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, इतना स्मूथली कंडक्ट कराती है इलेक्शन, इतने पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, जो कि बहुत ज्यादा सराहनीय है। इसीलिए इसमें भी आईडीए में भी इंडिया को चेयरमैनशिप मिलते रहता है। फिर देखो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये किस लिए कंक्लूड कराया गया, नाम से पता लग रहा है इंटरनेट से रिलेटेड जो भी गवर्नेंस मैटर है इसको डिस्कस करने के लिए। बाकी इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 2021 में हुआ था। इस बार का इसका थीम क्या था 2025 का, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी आपका ओपन, सिक्योर और सेफ जो इंटरनेट है इसको प्रमोट करना, जो भी टेक्नोलॉजीज है उसको डिस्कस करना, और जो डोमेस्टिक पॉलिसी है इसको ग्लोबल नॉर्म्स के स्टैंडर्ड पे अलाइन करना। क्लियर हो। तो बस याद रखना इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जो भी रिलेटेड डिटेल्स थी यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। फिर देखो आगे, कजाकिस्तान ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कजाकिस्तान आपका सेंट्रल एशियन नेशन है, ठीक है। तो न्यूज में बस इतना ही है कि अब्राहम अकॉर्ड इसने ज्वाइन किया। अब्राहम अकॉर्ड क्या था, एक जो अरब कंट्रीज थी और इसराइल थी, इनके बीच की एक पीस ट्रीटी थी अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। सब डिटेल में मैंने डिस्कशन करा रखा है। तो अब्राहम अकॉर्ड को कजाकिस्तान ने ज्वाइन किया, दैट्स व्हाई ये न्यूज में। तो या तो अब्राहम अकॉर्ड से क्वेश्चन पूछ लेंगे या कजाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब उनको भी पूछना होगा यूपीएससी, तो क्या पूछेगा कजाकिस्तान से, चलो भैया कैपिटल बता दो। अब जरूरी नहीं है कि कजाकिस्तान का ही पूछेगा, जो आपके अदर C5 नेशन है, सेंट्रल एशियन नेशन है, लाइक आपका कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है। 5 हो गए। कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसका एक तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, सबके आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है आपका, बताओ। कजाकिस्तान का कैपिटल आपका अस्ताना है, राइट। वैसे उज्बेकिस्तान का क्या है आपका, ताशकेंत है, ताशकेंत। अब आप मुझे बताओ अदर 3 के, वैसे आप मुझे बताओ ताजिकिस्तान का क्या है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। ये तीनों का कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे। ये तीनों का पता होना चाहिए ना, ये 5 का ही पता होना चाहिए, कभी भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग करना आपको, 2 का मैंने बता दिया, बाकी 3 का आपको बताना है, राइट। तो मिल बांट के काम कर लेते हैं, सारा मैं बता दूंगा तो फिर पॉइंट क्या है इधर एक्टिव रिकॉलिंग का। फिर देखो अर्ली मेंबर इसमें अब्राहम अकॉर्ड में कौन कौन थे, यूएई था, बहराइन था, सूडान था, मोरक्को था, और अभी कजाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। और कजाकिस्तान पहला कंट्री बना है अमंग C5 सेंट्रल एशियन नेशन जो कि अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन किया। फिर देखो आगे, मीडिया कल्चर एंड सॉफ्ट पावर, ठीक है।
तो इसमें आपके एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये आपके यूनेस्को द्वारा 1977 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, मलेशिया। ठीक है, ये चीज याद रखना। बाकी इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है, और ये एक प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल जो जो मीडिया है ना, उसका डेवलपमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। और ये एशिया पैसिफिक मतलब जो नेशंस हैं उनके बीच की एक कॉपरेशन समझ लो आप, एग्रीमेंट समझ लो, उस पर्पस के लिए इस ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट चैनल को बनाया गया था। क्लियर हुआ? मैंडेट क्या है? मीडिया डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसका ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे स्टैब्लिशमेंट डेट किसके द्वारा किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, कुआलालंपुर। इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा। अब आ जाओ बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके लास्ट ईयर ही सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा था 2025 में। ठीक है, तो बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, न्यूज इतना ही है कि ये आपके सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। ठीक है, थीम क्या रखा गया था? सबसुर, सेवन नेशन वन इंडिया मेलोडी। इसका ऑर्गेनाइजर कौन था? आईसीसीआर, मतलब इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। बाकी अब बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल आपके क्योंकि लास्ट ईयर हुआ है, तो आप जरूरी नहीं है कि वो आपके इससे पूछेंगे, आपको डायरेक्ट बिम्स्टेक से सवाल बनेगा। अब बिम्स्टेक से सवाल कैसे बनता है? तो देखो, डायरेक्ट मैंने जो लास्ट ईयर का आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसी से है। तो कभी भी ना आपको कुछ ना समझ आए कि मुझे किस डेप्थ में पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना, तो पीवाईक्यू रेफर करो, है ना। पीवाईक्यू आपका एक गाइडिंग लाइट होता है। तो आप देखो, जैसे बिम्स्टेक में लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछा सिविल सर्विसेज में, ये एक क्वेश्चन से ना पूरा आपका बिम्स्टेक रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको रिवाइज करा के दिखाता हूं कैसे। जैसे इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025। ऐसा है क्या? हाँ, इसके अभी टोटल 7 मेंबर है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओरिजिनली 7 नहीं थे, ठीक है, बाद में आपके नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया। ठीक है, शुरू में ही ये सारे नहीं थे। पहले आपका बिम्स से याद रखो, बी से बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, ये 4 थे इंक्लूडिंग थाईलैंड। तो ये आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन में आपका बिम्स्टेक का फॉर्मेशन हुआ था, ये चीज याद रखना। बिम्स्टेक का फॉर्मेशन कब हुआ था? बैंकॉक डिक्लेरेशन में। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखो, तो पहला तो सही हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999। तो ढाका नहीं है, देखो कंफ्यूज कर दिया ना ढाका डिक्लेरेशन से। यहाँ पे कौन सा होगा? आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो यहां से सेकंड काट दो। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए आपके। अब आओ, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। अब यहाँ पे देखो, कान खड़े होने चाहिए आपको। मैंने क्या बताया कि जो नेपाल है ये आपके बाद में ज्वाइन किया, 2004 के अराउंड आपके ज्वाइन किया था। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ था 1999। तो फाउंडिंग मेंबर कौन होंगे? जो फॉर्मेशन के दौरान मतलब उस टाइम पे होंगे, राइट। तो फाउंडर में बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल नहीं था। तो नेपाल देके ये भी गलत कर दिया स्टेटमेंट, तो थर्ड भी गलत। ठीक है, तो थर्ड तो वैसे यहां से हट गया था ऑप्शन से। फिर आ जाओ फोर्थ, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। मान चलो आपने बिम्स्टेक कभी पढ़ा होगा ऊपर ऊपर, लेकिन अब आपको क्या पता लग रहा है कि हमें बिम्स्टेक में सब सेक्टर भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बिम्स्टेक जो है ना, ये सेक्टर प्रायोरिटी एरियाज के बीच में डिवाइड किया गया। जैसे जो 7 मेंबर नेशन है, 7 मेंबर नेशन को एक एक सेक्टर डेडिकेट किया गया है। उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी या जो भी डिसीजन होगा वो पर्टिकुलर कंट्री लेगी। ठीक है, 7 सब सेक्टर क्या क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको ये याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट पहला हो गया, फिर इन्वायरमेंट हो गया, फिर सिक्योरिटी रिलेटेड हो गया, फिर एग्रीकल्चर और फूड सेफ्टी रिलेटेड हो गया, फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिसमें टूरिज्म भी आ जाता है आपका। ठीक है, उसका कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी हो गया, राइट। सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हो गया आपके जो प्रायोरिटी एरियाज है। अब हर एक कंट्री एक एक उसको सेक्टर डेडिकेट किया गया है। तो जैसे जो आपका थाईलैंड है उसको क्या मिला हुआ है? कनेक्टिविटी मिला हुआ है, कनेक्टिविटी एंड प्रायोरिटी। ठीक है, वैसे इंडिया को क्या मिला हुआ है? सिक्योरिटी मिला हुआ है, राइट। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या फिर टूरिज्म जो है वो किसको मिला हुआ है? नेपाल को मिला हुआ है, नेपाल को, राइट। और नेपाल 2004 में ज्वाइन किया था। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें किसको दी गई है? म्यांमार को दी गई है। अब जैसे मैं तो अभी बोल रहा हूं, लेकिन ये आपको नोट कर लेना, और जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, राइट। सिक्योरिटी मैंने बता दिया। इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसको मिला हुआ है? भूटान से मिला हुआ है, ठीक है, भूटान को मिला हुआ है। और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट किसको मिला हुआ है? बांग्लादेश को मिला हुआ है, बांग्लादेश। समझ है? तो इस तरीके से सारी कंट्री को एक एक सेक्टर डेडिकेट किया गया। अब आओ आप इस क्वेश्चन पे, इन बिम्स्टेक दिस सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। नहीं, अभी हमने क्या देखा? इंडिया को सिक्योरिटी मिला हुआ है, ना कि टूरिज्म। टूरिज्म किसको मिला हुआ है? नेपाल को मिला हुआ है। समझ है? अब ये होता है क्वेश्चन का रेलेवेंस। क्वेश्चन से हमें ये पता लग गया कि हमें कितना डेप्थ तक कवर करना है बिम्स्टेक को। तो ये सारी चीजें तो हमें इन्फॉर्मेशन एक बार को फिर भी पता होता है, लेकिन ये वाला आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। क्लियर हुआ कैसे पढ़ना आपको? दैट्स वाई इस बार मैंने थोड़ा पीवाईक्यू आपको इंक्लूड कर लिया। अब आ जाओ आगे, ठीक है। न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल। तो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल में एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन किया गया। ये भी रशिया और यूएसए के बीच में ही साइन किया गया। किस चीज के लिए भाई? कि भाई न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करना है, कैप लगाना है एक, राइट। ये ट्रीटी साइन होती है लेकिन बाद में ये चलेगी नहीं, राइट। तो देखो, यूएसए और रशिया के बीच में साइन हुआ, 2011 में साइन हुआ था, एक्सटेंडेड टिल फरवरी 2026। ऑब्जेक्टिव क्या है? कैप एंड रिड्यूस स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? लास्ट सर्वाइविंग यूएस रशिया न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी। क्लियर हुआ? फिर देखो आगे, पोर्ट ऑफ पासनी। अब पोर्ट ऑफ पासनी आपके न्यूज में है, ये भी मैपिंग कर लो आप, ठीक है।
क्यों पोर्ट ऑफ पासनी न्यूज में है? क्योंकि तो पोर्ट ऑफ पासनी आपके कहां पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। अब जैसे देखो पाकिस्तान में जो भी पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो एक तो ये सारे पोर्ट्स आपके इंडियन ओशन में लोकेटेड है, दैट्स व्हाई ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान में है, राइट, तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत बार थ्रेट भी होता है। तो इंडिया भी क्या करता है, इसका काउंटर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया है, तो क्योंकि चाबहार के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, दैट्स व्हाई ये न्यूज में, ठीक है। पोर्ट ऑफ पासनी पूछ लेंगे तो ये याद रखना, ग्वादर पोर्ट, पासनी पोर्ट पाकिस्तान में, चाबहार पोर्ट इंडिया के ही सपोर्ट से बना है, ठीक है। और ये कहां पे? ईरान में। तो लोकेशन देख लो, पोर्ट ऑफ पासनी का बलूचिस्तान, अरेबियन सी। ये आपका इसका प्रोक्सिमिटी क्या है? 70 माइल है ईस्ट ऑफ ग्वादर पोर्ट, 100 माइल है ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से, और 300 किलोमीटर है फ्रॉम इंडिया चाबहार पोर्ट से, ठीक है। प्रपोजल क्या है इसका? यूएसए बिल्ट एंड ऑपरेटेड कमर्शियल डीप वाटर पोर्ट। तो यूएसए ने यहाँ पे अपना कमर्शियल डीप वाटर पोर्ट बनाने का प्रपोजल रखा है, राइट। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स। और यहाँ पे एक मैरीटाइम ट्रायंगल बन रहा है चाबहार, ग्वादर और पासनी का, समझ है। तो न्यूज में एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे पोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे पोर्ट्स मैं आपको ब्रह्मास्त्र के दौरान भी डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग करना चाहो तो बहुत चीजें कर सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पोर्ट विक्टोरिया बता दो, पोर्ट लुइस बता दो, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया बता दो, पोर्ट सईद बता दो, दार इस्लाम पोर्ट बता दो। ये सारे पोर्ट्स आपके टिप पे होने चाहिए, ठीक है। वैसे ही आपके पोर्ट पासनी पूछ लेगा, चाबहार पोर्ट पूछ लेगा, तो इन सब के लोकेशन आपको कर लेना अपने एंड से। ये सब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कराया नहीं हूँ, अपने को ही बोल रहा हूँ, खुद से ही करना होता तो फिर यहाँ का क्या ही मीनिंग रहता। लेकिन ये सब मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो सिर्फ आप, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि इसको, इस वीडियो को एज अ रिविजन पर्पस लीजिए आप। ये वीडियो आपका रिविजन के लिए, ना कि आप इस वीडियो को से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, समझ है। कॉन्सेप्ट के लिए आप ब्रह्मास्त्र वाला देखो, वहां पे मैं एकदम इत्मीनान से डिस्कस करता हूँ, 4 घंटे टाइम लगा के प्रॉपर तरीके से। वो देख के फिर ये वीडियो देखो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये लास्ट मोमेंट के लिए बहुत काम आएगा। क्लियर हुआ? फिर देखो आगे, एससीओ समिट। एससीओ समिट 2025 में हुआ था, तो अब एससीओ से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से मेंबर नेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे एससीओ में अभी 10 मेंबर है, ठीक है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा जुड़ा था? बेलारूस जुड़ा था। बाकी सारे मेंबर के नाम आपको पता होने चाहिए, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इधर आपको एक C5 नेशन में से एक कंट्री मिसिंग लग रहा है, और यहीं से यूपीएससी आपको घुमा देगा। कौन सी है वो आपकी? वो है आपकी तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ एससीओ, ये चीज याद रखना। बाकी 2025 वाला कहां पे हुआ था? तियानजिन चाइना में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग चाइना में, ठीक है। और जैसे यहाँ पे दे रखा है सेक्रेटरीट इन बीजिंग, और इसका फोकस क्या है? वही मल्टीपोलरिटी, मल्टीपोलर वर्ल्ड से रिलेटेड, रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और यूरेशियन कनेक्टिविटी से रिलेटेड एससीओ में डिस्कशन होती है। बाकी ये बनाया चाइना या नहीं था अनडाउटेडली, लेकिन इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर है, राइट। फिर देखो ऑकस एंड गीलोंग ट्रीटी। ऑकस किसके किसके बीच में? नाम से पता लग जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस के बीच की ये आपकी एक ट्रीटी है। तो गीलोंग ट्रीटी अगर पूछ लेंगे ना, तो वो आपके ऑकस के ही अंडर ये साइन हुई है, गीलोंग ट्रीटी, ठीक है। पार्टीज में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया और यूके है, यूएसए नहीं है, याद रखना, यहां से यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है। ड्यूरेशन इसका कितना? 50 साल तक। और एस्पेक्ट क्या है, मतलब किस लिए ट्रीटी साइन की गई है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डेवलप करने के लिए। क्लियर हो बात? अब यहाँ पे न्यूक्लियर पावर सबमरीन आ गया, तो इंडिया के जो 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसका नाम बता दो। 2 तो अभी हो चुके हैं, तीसरा भी जल्दी इंडक्ट होने वाला है। तो कौन कौन सा आपका? एक है आपका अरिहांत, अरिघात और अर्धिमान, याद रहेगा, ठीक है। अरिहांत, अरिघात और अर्धमान। बाकी इसका एम क्या है ऑकस का? वही इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी एंड टेक इंटीग्रेशन। क्लियर हो? फिर देखो आपके मल्टीपल समिट हुए थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एशियन इंडिया समिट हुआ था, G20 समिट हुआ 2025 में, एपेक समिट हुआ 2025 में। G20 समिट का आपका वेन्यू मैंने बता ही दिया, 2025 में जॉन्सबर्ग में हुआ था, 2026 में यूएसए में होने वाला है। तो ये सब याद रखना, वेन्यू दे दिया, ठीक है। मेंबर अब तो 21 हो गए, अभी नाम भी चेंज हो जाएगा, कुछ दिनों बाद G21 हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन, जब इंडिया में G20 हुआ था 2023 में, ठीक है, उस टाइम पे अफ्रीकन यूनियन पार्ट बन गया था G20 का। क्लियर हुआ? बाकी क्या क्या एजेंडा डिस्कस होता है, और यहाँ से देखो स्टैटिक जरूर कर लेना ये सब, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं स्टैटिक नहीं डिस्कस करा सकता। बस ये याद रखना 1999 में फॉर्म हुआ था ये, ठीक है। जो भी आपके ये मेंबर नेशन है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स जो है, इन्होंने मीटिंग की, और उसके बाद ये G20 का आपका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। 2008 ऑनवर्ड के बाद इसका लीडरशिप सबमिट होने लगा। हर साल आपके G20 कंडक्ट कराया जाता है, राइट। वैसे एशियन का भी आपको करना है। जैसे एशियन में पहले 10 मेंबर थे, अभी लेटेस्ट जो मेंबर ज्वाइन किया कौन सा है? तिमोर लेस्ते, इसलिए ये न्यूज में भी है। तो एशियान का आपको, सॉरी, चेयरमैन कौन है करंट? तो वो मलेशिया है, ठीक है। एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? ये मुझे आप कमेंट में टाइप करके बताओगे, ठीक है। एशियन का हेडक्वार्टर कहां पे है? चलो देखते हैं आपको कितना पता है, ठीक है। फिर देखो एपेक समिट। एपेक समिट के बारे में मेंशन था ही, है ना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और एपेक समिट में ही जो वाइकू वाला हमने पढ़ा था, ठीक है, वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो चाइना ने प्रपोज किया है, वो एपेक के दौरान ही किया था, राइट। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया क्या है? ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, ये चीज याद रखना। बाकी इसके बारे में हमने देख लिया था। थीम देख लो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर। वेन्यू क्या था? साउथ कोरिया, ठीक है। फिर देखो आगे, सेनकाकू आइलैंड।
अब सेनकाकू आइलैंड से न्यूज में क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, है ना, आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा। तो सेनकाकू आइलैंड किसके किसके बीच का डिस्प्यूटेड रीजन है? जापान और चाइना, ठीक है। सो लोकेशन याद रखना ईस्ट चाइना सी। अब यहाँ पे साउथ चाइना सी वगैरह सब देख लेना है। मैंने ब्रह्मास्त्र में ये भी डिस्कस कराया कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने पूछ देगा। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है उनको आपको देख लेना है, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय जापान, राइट, लेकिन इसको क्लेम चाइना और ताइवान दोनों ही करते हैं। क्लेम बाय चाइना, नोन एज दियायू और ताइवान। कंपोजिशन इसका क्या है? तो सेनकाकू आइलैंड में ये सारे आइलैंड्स प्रेजेंट है, ओत्सरी, कुबा, ताइशो और ओकिन ताइवा, नाम भी नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? तो सी लेन से यहाँ पे क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाई। जो ईजेड क्लेम्स है इसको भी लेके बहुत डिस्प्यूट रहती है, मैंने यूएन क्लॉज वाले में बताई है ना, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल्स तक तो फिर भी क्लियर होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड किसी कंट्री को नहीं पता कि किसकी जुरिस्डिक्शन है, राइट। सो पोटेंशियल ऑयल एंड गैस रिजर्व जो है वो मिल रहे हैं आपके यहाँ पे, और यहाँ पे फिशरीज का ही बहुत ज्यादा स्कोप है। तो फिशिंग राइट किसके अंडर में है, वो भी एक कॉज ऑफ डिस्प्यूट होता है। फिर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी फ्लैश पॉइंट क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन इन दी रीजन। क्लियर हुआ? फिर देखो आगे, टेरिटोरियल एंड बॉर्डर इशू में सर क्रीक डिस्प्यूट। तो सर क्रीक डिस्प्यूट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसके किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सर क्रीक लाइन आपको पता होना चाहिए। सर क्रीक आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका गुहार मोती विलेज है वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये सब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। अच्छा, ये डिस्प्यूट किस चीज को लेके है? क्योंकि जो सर क्रीक है ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, मार्शी एरिया है ना, मार्शी और स्वाम्पी एरिया है। तो सर क्रीक में डिस्प्यूट इसलिए चलता है क्योंकि इसमें जो इंडिया है वो थालवेक प्रिंसिपल को मानता है। थालवेक प्रिंसिपल क्या है? इस टाइप के जो भी मान के चलो वाटर बॉडीज होते हैं जहां पे एक फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है ना, पोरस बॉर्डर होता है, तो यहाँ पे हम लोग वो पॉइंट कंसिडर करते हैं एज अ बॉर्डर। डीपेस्ट पॉइंट मान के चलो ये आपकी एक वाटर बॉडी है, इसमें जो डीपेस्ट पॉइंट है इसमें एक इमेजिनरी लाइन आप खींच दो, ठीक है, तो एक हिस्सा इधर वाली कंट्री का होता है और एक हिस्सा इधर वाली कंट्री का होता है। तो इंडिया मानता है कि जितना थालवेक, एज पर थालवेक प्रिंसिपल, जो एरिया वो इंडिया का इधर, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान थालवेक प्रिंसिपल को नहीं मानता है और इसी को लेकर डिस्प्यूट रहता है। तो बस इतना याद रखना सर क्रीक वाला रीजन कहां पे किस चीज को लेके, बाकी पीछे वाला डिस्कशन बहुत ज्यादा इधर नहीं करना है। थालवेक प्रिंसिपल देख लो, नेविगेबल रिवर और वाटरवे फ्रॉम बाउंड्री बिटवीन टू स्टेट्स, द बॉर्डर फॉलोज द लाइन ऑफ मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है, ये मैंने बता दिया, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बता दिया। और पाकिस्तान स्टैंड क्या है? आर्ग्यूज द क्रीक इज नॉन नेविगेबल, थालवेक प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। तो वही पाकिस्तान बोलता है कि ये तो नेविगेबल है ही नहीं है, तो थालवेक प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होगा। तो पाकिस्तान है भैया। फिर देखो, यूएन एआई गवर्नेंस इनिशिएटिव बहुत सारे हुए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट साइंटिफिक पैनल ऑफ एआई। अब ये सब जो न्यूज है ना, इसको आप एज अ वैल्यू एडिशन मटेरियल यूज करना अपने पेपर 2 में। अब बोलते हो ना सर एग्जांपल कहां से लाए? यहां से ला सकते हो, राइट। एम क्या है? टू प्रमोट सेफ, इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट एआई गवर्नेंस। वैसे ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस हुआ, विच इज अ परमानेंट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म। छोटी छोटी न्यूज है, एक बस एज एग्जांपल याद करके आगे बढ़ो। फिर देखो, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, तो ये इसके फाउंडेशन कब हुई? 2005 में। किसके द्वारा? कोफी आनंद द्वारा। तो ये स्टेटमेंट में फॉर्म करके पूछ लेंगे। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। एम क्या है? जो भी इंटरकल्चरल डिप्लोमेसी है, डायलॉग है, उसको प्रमोट करना, इंटर रिलीजियस डायलॉग को प्रमोट करना, मतलब जो भी कंट्रीज की जो कल्चरल चीजें हैं उसको अच्छी कल्चरल प्रैक्टिसेस उसको शेयर करना दूसरे नेशंस के साथ, ये इसका मेन पर्पस है। इंडिया का क्या एम्फेसिस है? इंडिया का पता ही आपको, इंडियन फिलोसफी, वासुदेव कुटुंबकम, जो पूरा विश्व है वो हमारा एक परिवार है, सर्वधर्म समभाव, मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिया का सेकुलर फिलोसफी को शोकेस करता है ना, कि हर रिलीजन ही अपने में ही अच्छा है, ठीक है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल पाथ लीड टू द सेम ट्रूथ। और इसका थीम क्या था? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, डायलॉग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये सब ये पॉइंट होता है जहां पे यूपीएससी क्वेश्चन पिक करता है, हेडक्वार्टर पे, थीम पे, राइट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, इसमें आपको पता है इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड भी एक फोरम कंडक्ट कराया गया, जिसमें आपके जो भी बड़े बड़े मिलिट्री लीडरशिप है जो कि यूएन के पार्ट है, ठीक है, उनको इन्वाइट किया गया दिल्ली में। और यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि कैसे यूएन पीस कीपिंग मिशन को, और हम लोग बोलते हैं ना, और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे कंट्रीब्यूशन और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह था कि पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था, समझे। बाकी फोकस एरिया क्या है? पीस कीपिंग कॉपरेशन, इंडिजिनस डिफेंस एंड इनोवेशन एंड ग्रेटर वॉइस फॉर टीसीसी इन यूएन डिसीजन मेकिंग। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यूएन पीस कीपर होते हैं इनको ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, ब्लू हेलमेट। बाकी इंडियन पीस कीपर के बारे में यहाँ पे दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अबेई रीजन में भी यूएन पीस कीपर्स को डिप्लॉय किया गया, और अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अबेई रीजन हो गया, अल फशेर रीजन हो गया, ये सब काफी कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, ठीक है। इंडिया का रोल क्या है यूएन पीस कीपिंग में? वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स, 5000 पर्सनल डिप्लॉयड, और जिसमें से 180 मतलब वीर गति को भी प्राप्त हो चुके हैं इस ड्यूटी के दौरान। बाकी यूएन पीस कीपिंग शुरू कब हुआ था? स्टार्टेड इन 1948, ऑथराइज्ड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, समझे। तो ये आपके कुछ न्यूज थे इंटरनेशनल रिलेशन से। तो आज के लेक्चर में आपको ये पता लगा होगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम जब पढ़ रहे तो हमें कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, ये सब आपके आज के लेक्चर में कवर हो गया है, राइट। इससे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है,
वो आपकी क्यूरोसिटी पे डिपेंड करता है। वैसे आपको क्यूरोसिटी तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज एग्जाम के लिए यही सारी चीजें रेलिवेंट है। बाकी जो अब रिमेनिंग जो 6 महीने का न्यूज है वो हम लोग नेक्स्ट फेज ऑफ ब्रह्मास्त्र, ये प्रचंड प्रहार में कवर कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी कमेंट में आप फीडबैक देने के लिए ओपन हो, बताते जाना, डे बाई डे हम चीजों को और इंप्रूव करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।